अध्याय 516 घातक निर्णय। भयानक विशालकाय मरे हुए अजगर का सामना करते हुए पेगासस के पास अपने घाव की देखभाल करने का समय ही नहीं था। वह शरीर को झटकते हुए सीधे काले लबादे वाले जादूगर की ओर दौड़ा। जादूगर ही उस आत्मा ड्रैगन को नियंत्रित करने की कुंजी था। जब तक वह मारा जाता, इस भयानक राक्षस और पूरी मरे हुए सेना की आत्मा पूरी तरह से शांत रहती। काले लबादे वाले जादूगर ने इस चाल का बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था। आत्मा ड्रैगन ने पेगासस को तुरंत रोक लिया। उसकी तेज चाल किसी कंकाल जैसी नहीं, बल्कि एक असली ड्रैगन जैसी लग रही थी। पेगासस के पीछे 3 जोड़ी हल्के पंख दिखाई दिए और उसकी गति अचानक बढ़ गई। वह आत्मा ड्रैगन के हमले से बचने के लिए आसमान में उड़ गया। उसने अपने दाहिने हाथ को चाकू में बदल लिया और हवा में नीचे की ओर वार किया। ये चाल कुछ हद तक चेनरुई के आभा ब्लेड आसन जैसी थी, लेकिन प्रभाव बिल्कुल अलग था। आभा ब्लेड एक अजेय तेज की हुई थी, लेकिन यह वार एक जबरदस्त प्रचंड बल था। यह उफनती और शक्तिशाली शक्ति आकाश को हिला देने वाली विशाल हथेली की तरह थी जो सीधे आत्मा ड्रैगन के सिर पर लगी। विशालकाय शरीर हवा में ही गिर गया, जिससे जमीन पर एक बड़ा छेद हो गया और लगभग 100 मीटर तक दरारें पड़ गईं। पेगासस ने आत्मा ड्रैगन का पीछा नहीं किया, बल्कि हवा में मुक्का मारा और सीधे काले लबादे वाले जादूगर पर वार किया। यह मुक्का पिछले मुक्के जितना ही शक्तिशाली था। काले लबादे वाला जादूगर चीख पड़ा। आसपास का तापमान अचानक गिर गया और मानो पल भर में ही वहां एक अजीब सा मोड़ आ गया। पलक झपकते ही इस मुक्के ने जादूगर के शरीर पर वार किया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। हालांकि जैसे ही जगह मुड़ी, शरीर के टूटे हुए टुकड़े अजीब तरह से अपने मूल आकार में वापस आ गए। जब उसका शरीर ठीक हो गया तो जादूगर घबराहट में हौंफने लगा। पेगासस ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। प्रतिद्वंद्वी शायद सौभाग्य से क्षेत्र और काले जादू की शक्ति के संयोजन से इस वार से बच गया। हालांकि यह चाल बेहद रहस्यमय है, ये जादुई शक्ति के सूक्ष्म और चतुर नियंत्रण को दर्शाती है। हालांकि साथ ही इसमें बहुत अधिक आत्मिक शक्ति खर्च होती है। उन्हीं चालों से दूसरे वार से बचना असंभव है। दानव सम्राट स्तर और दानव अधिपति स्तर के बीच महान क्षेत्र अंतर कौशल के रहस्य से पूरा नहीं किया जा सकता है। आत्मिक अजगर, मेरी रक्षा करो, काले लबादे वाले जादूगर ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि उसे पता था कि वह एक गंभीर स्थिति में है। आत्मा ड्रैगन फिर से बाहर निकला और पेगासस पर हमला कर दिया। जब पेगासस के पवित्र पंख फड़फड़ाए तो उसका शरीर तेजी से हवा में पीछे हट गया। यह उससे भी तेज था जब वह आगे बढ़ रहा था। पीछे हटते समय उसके हाथों में एक जबरदस्त शक्ति आ गई थी। डार्क फ्लेम उल्का। पेगासस का आकार अचानक रुक गया। जैसे ही उसने चिल्लाया, उसके हाथों से अनगिनत काले विशाल आग के गोले फूट पड़े। हर आग के गोले में एक अद्भुत शक्ति थी जो हवा को चीर सकती थी। आग के गोले रात के आकाश को चीरते हुए काले उल्काओं की एक श्रृंखला की तरह स्पिरिट ड्रैगन की ओर उड़े। ये वह बड़ा कदम था जहां पेगासस ने लूसीफर रॉयल फैमिली डार्क फ्लेम की प्रतिभा को मिलाया। इसमें अद्भुत शक्ति थी। ये आग के गोले तेजी से आ रहे थे। आत्मा ड्रैगन उनसे बच नहीं सका। उस पर लगते ही एक धमाके की आवाज हुई। अगर वह सचमुच का विशालकाय ड्रैगन होता तो शायद अब तक चीख रहा होता। पेगासस को चोट लगने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी दिशा में मुड़ गया। पवित्र पंखों के त्वरण के तहत वह पूरी ताकत से काले लबादे वाले जादूगर की ओर उड़ गया। स्पिरिट ड्रैगन के साथ क्षेत्र को सक्रिय करने में ज्यादा समय बर्बाद होगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता जादूगर को एक ही वार में मारना होनी चाहिए, जो इस स्पिरिट ड्रैगन और मरे हुए लोगों की सेना के कहर को पूरी तरह से खत्म करने का सबसे तेज और सबसे कारगर तरीका है। पेगासस की 5 उंगलियों पर एक विनाशकारी काली ज्वाला जल उठी। इस बार काले लबादे वाले जादूगर को कोई भाग्य नहीं मिलेगा। जादूगर हैरान रह गया। वह जानता था कि वह बच नहीं सकता, इसलिए उसने डार्क फ्लेम उल्का की शक्ति का प्रतिरोध करते हुए स्पिरिट ड्रैगन को पेगासस की ओर दौड़ने पर काबू किया। पेगासस इस आपदा के मूल कारण का पता लगाने के लिए दृढ़ था और उसने स्पिरिट ड्रैगन के आक्रामक हमलों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से पवित्र पंखों की शक्ति का इस्तेमाल किया और काले लबादे में सीधे जादूगर की ओर दौड़ा। खैर, जब तक मैं जादूगर को मार देता हूं, मैं सभी मरे हुओं को रोक सकता हूं। पलक झपकते ही पेगासस जादूगर के सामने आ खड़ा हुआ। प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से हाथापाई से परिचित नहीं था। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर भी बहुत ज्यादा था। पेगासस ने जादूगर का सिर पकड़ लिया। चीख पुकार के बीच भयानक काली ज्वाला ने जादूगर के पूरे शरीर को जलाकर राख कर दिया। हालांकि अगले ही पल पेगासस का चेहरा पूरी तरह बदल गया, क्योंकि कोर कंट्रोलर की मौत के बावजूद स्पिरिट ड्रैगन रुका नहीं जैसा कि उसने सोचा था, बल्कि उसने तेजी पकड़ी और काटने लगा। उसके नुकीले दांत उसके शरीर में धंस गए। अचानक घटित होने के कारण पेगासस के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। जब तक उसे जोरदार दर्द नहीं हुआ, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है और वह चीख पड़ा।
उस आत्मा अजगर ने पेगासस के शरीर को काटा और उसे बुरी तरह हिलाया, उसकी सारी प्रतिरोध शक्ति को चकनाचूर कर दिया, फिर उसे एक तरफ पटक दिया। पेगासस को एक भयानक बल ने बाहर फेंक दिया और कठोर चट्टान पर एक भयानक मानव आकार का गड्ढा बन गया। प्रचंड बल के प्रभाव में चट्टान धीरे धीरे टूटकर बिखर गई। पेगासस का शरीर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। गिरने से उसकी हड्डियां लगभग टूट गईं, लेकिन सबसे गंभीर चोट उसके शरीर पर दांतों के कुछ चुभने वाले निशान थे। उसका बायां पैर, कंधा और अंदरूनी अंग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। काटे गए बड़े छेद से लगातार खून बह रहा था। उसके टूटे हुए अंगों का एक हिस्सा शरीर से बाहर भी बह रहा था। पेगासस ने अपनी आखिरी ताकत भी पूरी ताकत से झोंक दी। जैसे ही वह खड़ा होने वाला था, एक विशालकाय शरीर नीचे गिरा। भयानक सफ़ेद पैरों ने उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार किया और हड्डियों के टूटने की आवाज़ आई। वह पूरी तरह से जमीन में धंस गया। ड्रैगन की शक्ति बहुत भयानक थी। एक दानव अधिपति का शरीर भी इस तीव्रता के हमले का सामना नहीं कर सकता था। इस प्रहार ने पेगासस की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। दानव लोक में एक पुरानी कहावत है, थोड़ा सा फर्क जरूर है, पर जमीन आसमान का फर्क है। जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और वह काले लबादे वाला जादूगर था जिसे जलकर राख हो जाना चाहिए था। पेगासस की गर्दन की हड्डी टूट गई थी, इसलिए वह अपना सिर घुमा नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिल का डर चरम पर पहुंच गया था। मेरी डार्क फ्लेम ने इस जादूगर का सफाया कर दिया। दरअसल तुम्हारा विचार गलत नहीं है। जब तक मैं मरता हूँ, मेरे नियंत्रण में रहने वाले सभी मरे हुए प्राणी, जिनमें यह आत्मिक अजगर भी शामिल है, नष्ट हो जाएंगे। दुर्भाग्य से, हालांकि तुम मेरे मिरर इमेज प्रोजेक्टरों से भ्रमित नहीं हुए और मेरा असली शरीर नहीं पाया, फिर भी तुम नहीं जानते कि मेरा असली शरीर क्या है। लूसीफर शाही परिवार की डार्क फ्लेम वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक जादूगर के लिए जिसने खुद को एक मृत व्यक्ति में बदल लिया है, विनाश जीवन शक्ति से कहीं कम भयानक है। डार्क फ्लेम की तुलना में किसी की निर्वाण अग्नि ही वह शक्ति है जो मुझे सचमुच भयभीत कर देती है। मरे हुए इंसान में तब्दील हो गए। पेगासस को आखिरकार समझ आ गया। लाश का जादूगर, ये जादूगर तो लाश का जादूगर है। शव परीक्षक के पास केवल एक कंकाल शरीर होता था जिसमें मांस और रक्त नहीं होता था। वे अपनी आत्मा का सार किसी प्रकार के पात्र में संग्रहित करते थे। जब तक आत्मा का सार मृत नहीं हो जाता, तब तक शव परीक्षक शवों का उपयोग करके अनिश्चित काल तक जीवित रह सकते थे। आत्मा पात्र को जीवन पेटी भी कहा जाता था। डार्क फ्लेम द्वारा जलाया गया शरीर एक अस्थायी शरीर था जिसका उपयोग लाश नेक्रोमेंसर द्वारा किया जाता था। भले ही पेगासस ने अपने सामने आत्मा की स्थिति को नष्ट कर दिया हो, फिर भी वह नेक्रोमेंसर को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका। जादूगर की भयानक हंसी फिर से गूंजी। इस बारे में बात करते हुए, मैं सचमुच उस विशाल ड्रैगन की हड्डी के लिए किसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन इस लड़ाई के बाद इस सबसे बेहतरीन काम में अभी और सुधार की ज़रूरत है। मैं अब एक बात को लेकर असमंजस में हूं। क्या मुझे एक दानव अधिपति स्तर के व्यक्ति को एक मरे हुए प्राणी में बदलने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए या एक जीवित दानव अधिपति को अपने उदार गुरु को सौंप देना चाहिए? पेगासस के कान अब जादूगर की भयानक हंसी नहीं सुन पा रहे थे। वह अपने पीछे के भयानक दबाव को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। ये वास्तव में निर्णय की एक घातक गलती है। इस जादूगर की पिछली हरकतें जानबूझकर भ्रम पैदा करने वाली थीं। यदि मैं सफलता के लिए उत्सुक नहीं होता, क्योंकि सेना घिरी हुई थी, यदि मैं शुरू से ही कठिन लड़ाई के लिए धैर्यपूर्वक तैयारी करूं, परिणामस्वरूप पेलोर की सेना वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति में फंस गई है। अंध चंद्रमा में कितनी छुपी हुई भयानक शक्तियां हैं। जैसे जैसे खून बहता रहा, पेगासस की चेतना धुंधली होने लगी। जब पेलोर की सेना हताश थी, तो दूसरी ओर व्हाइट फेदर एस्टेट में चेन रूई भी गंतव्य स्थान कोल्ड मिस्ट स्वैम्प पर पहुंच गया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कोल्ड मिस्ट स्वैम्प सफ़ेद धुंध से घिरा हुआ था और तापमान बेहद कम था। जमीन पर कभी भी बर्फ के गड्ढे देखे जा सकते थे। चेन रूई को हिमखंडों, ज्वालामुखियों और समुद्र तल जैसे विभिन्न परिदृश्यों में प्रशिक्षित किया गया था। स्वाभाविक रूप से वह इस कठोर वातावरण में आसानी से ढल सकता था, लेकिन धुंध भरे दलदल में कुछ शक्तिशाली जीव दिखाई दे रहे थे। किनारे पर पहुंचते ही ग्रिफिन ने आगे उड़ने से इनकार कर दिया। चेन रूई जानता था कि वह उसे मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए उतरने के बाद उसने ग्रिफिन को आज़ादी से जाने दिया। स्टार गेट के साथ मिशन पूरा होने के बाद व्हाइट फेदर सिटी में वापस लौटने में केवल एक पल लगेगा। वाह! चेन रूई का ध्यान भटकते ही उसके पैर घुटनों के स्तर तक फिर से कीचड़ में धंस गए। हालांकि वह धुंध भरे दलदल के वातावरण से परिचित था, फिर भी वह पहली बार कोल्ड मिस्ट स्वैम्प में आया था। जूतों में रिसता कीचड़ का पानी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खासकर जब वह ऐसे ही चलता रहा, तो चिपचिपाहट का एहसास बहुत बुरा लग रहा था। फिर भी चेन रूई को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपने हाथ में लिए जादुई नक्शे के अनुसार तेजी से आगे बढ़ा। नक्शे के अनुसार मैंग्रोव जंगल से गुजरने के बाद उसे माउंटेन लोएब माइन दिखाई दे रही थी।
चेन रुई अचानक रुक गया, उसकी आकृति पलक झपकते ही लगभग गायब हो गई। स्वूश स्वूश स्वूश, कई तीर उसकी प्रारंभिक स्थिति से होकर गुजरे। चेन रुई की आकृति पेड़ों के सामने प्रकट हुई। उसने एक घुमावदार आकृति को तेजी से पीछे हटते देखा। ये लगभग नग्न महिला का ऊपरी शरीर और निचला शरीर एक सांप का था। वह अपने हाथ में एक धनुष पकड़े हुए थी। मेडुसा। अप्रत्याशित रूप से इस धुंध भरे दलदल में मेडुसा मौजूद है। चेन रुई शीलांग पर्वत पर भूमिगत मेडुसा जनजाति का स्वामी था। बाहरी लोगों को डराने वाले इस तरह के राक्षसी जानवरों के प्रति उसके मन में कोई घृणा नहीं थी, बल्कि एक तरह की सौहार्दपूर्ण भावना थी। रास्ते में कुछ लापरवाह राक्षसी जानवरों से बचने के लिए चेन रुई ने जानबूझकर दानव सम्राट की सांस छोड़ी। ये मेडुसा केवल दानव राजा स्तर के थे, लेकिन उन्होंने पहल करके हमला करने का साहस किया। ये स्पष्ट था कि उन्हें एक आक्रमणकारी माना जाता था। कृपया मुझे गलत मत समझिए, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। चेन रुई ने अपनी विश्लेषणात्मक आंखों के जरिए नज़दीकी मेडुसा से बात करने की कोशिश की। मेडुसा की आकृति रुकी और चेन रुई की ओर देखा। उसकी आंखों की सुनहरी सांप जैसी पुतलियों से अचानक एक अजीब सी रोशनी फैल गई। चेन रुई थोड़ा सुन्ना सा महसूस कर रहा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह अब शीलांग पर्वत की भूमिगत दुनिया में नौसिखिया नहीं था, वरना मेडुसा की प्रतिभा शक्ति से भरी यह नज़र उसके पूरे शरीर को पल भर में पत्थर में बदल सकती थी। अब उसकी आत्मिक शक्ति के एक हल्के से झटके से दूसरे पक्ष की भयावह निगाहें अपना असर खो देतीं। ये देखकर कि पत्थर बनाने का प्रयास बेअसर रहा, वह मेडुसा तेजी से पीछे हट गई। उसके पीछे खड़ी मेडुसा उसे रोकने के लिए तीर चलाती रही। चेन रुई ने इस बारे में सोचा और उसका पीछा नहीं किया। वह नक्शे में दिखाई गई दिशा में माउंटेन लोएब माइन की ओर बढ़ता रहा। जंगल में कुछ देर चलने के बाद मेडुसा फिर से उसके सामने प्रकट हुईं। इस बार उनकी संख्या पिछली बार से कहीं ज्यादा थी और उन्होंने बिना किसी कारण बताए हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मैंग्रोव जंगल शायद मेडुसा की जमीन है, लेकिन खनन क्षेत्र तक पहुंचने का ये सबसे तेज रास्ता भी था। चेन रुई ने यह रास्ता इसलिए चुना क्योंकि वह समय बचाना चाहता था। अब लग रहा था कि यह उसके अनुमान से कहीं ज्यादा समय लेने वाला था। मेडुसा के तीर और तलवारें सभी धातु के बने थे, लेकिन उनके उपकरण माउंटेन जिलांग की मेडुसा जनजाति के उपकरणों से कहीं ज्यादा खराब थे। हालांकि उनकी ताकत आमतौर पर माउंटेन जिलांग की मेडुसा जनजाति से ज्यादा थी। सबसे कमजोर केवल उच्च दानवों में ही था। दानव राजा स्तर के कुछ ही थे, और यहाँ तक कि 2 महान दानव राजा भी थे जो एक बहुत शक्तिशाली जनजाति प्रतीत होते थे। ऐसा नहीं था कि जिलांग पर्वत की भूमिगत दुनिया में मेडुसा जनजाति कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि ग्लोरफिन द्वारा नियंत्रित पृथ्वी के तत्वों के खिलाफ 400 वर्षों की लड़ाई में उन्होंने बड़ी संख्या में कुलीनों को खो दिया था। यहाँ तक कि टिम की सास मैडम क्वीन मेडुसा भी मर गईं। चून की विश्लेषणात्मक आंखों का संचार असफल रहा था। चेन रुई अब समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने सबसे प्रभावी संचार विधि चुनी, मुट्ठी। इन मेडुसा और उसकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। इसके अलावा चेन रुई मेडुसा की युद्ध शैली से अच्छी तरह वाकिफ था। उसकी शारीरिक गति भूत जैसी थी। हर चाल के साथ एक मेडुसा हार जाती थी। थोड़ी देर बाद उसके सामने मध्यवर्ती अवस्था वाले महान दानव राजा मेडुसा को छोड़कर बाकी सभी गिर पड़े। चेन रुई ने अपनी ताकत पर अच्छा नियंत्रण रखा ताकि उन्हें मार न सके। उसने बस उन्हें गिरा दिया या अचेत कर दिया। चेन रुई ने मेडुसा की भयावह आंखों को अनदेखा करते हुए मेडुसा द्वारा काटी गई तलवार को पकड़ लिया। जब उसने अपनी कलाई हिलाई तो मेडुसा, जो तलवार को अपने हाथ में नहीं पकड़ पा रही थी, उल्टी गिर गई। आखिरकार वह अपने सांप जैसे शरीर के साथ संतुलन बनाए रखने में कामयाब रही। मैं मेडुसा का दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हारी रानी से मिलना चाहता हूँ। कृपया ये संदेश उस तक पहुँचा दो, मैं यहीं उसका इंतजार करूँगा। चेन रुई के हाथ ने जोर लगाया और तलवार अचानक एक गेंद में बदल गई। खतरा साफ दिख रहा था। मेडुसा बेहद बुद्धिमान प्राणी थे। उसने अपने मारे गए साथियों को देखा, जिनमें एक महान दानव राजा भी शामिल था जिसकी ताकत उसके बराबर थी। फिर उसने चेन रुई के हाथ में विकृत कटार देखी। आखिरकार उसने सिर हिलाया और वापस जाने के लिए मुड़ी। जल्द ही मेडुसा का एक समूह दिखाई दिया। चेन रुई की नज़र सबसे आगे खड़ी मेडुसा पर पड़ी। इस मेडुसा का रूप और त्वचा बाकियों से कहीं ज्यादा परिष्कृत थी और उसने चमड़े का एक चुस्त कवच पहना हुआ था। उसके निचले सांप शरीर का कवच रंगीन और जीवंत था। उसके हाथों में 2 चांदी की कटारें थीं जो चेन रुई द्वारा घुमाई गई कटार से कहीं बेहतर गुणवत्ता की थीं। चेन रुई ने जो देखा वह उसकी उपस्थिति नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत थी। जाति मेडुसा उत्परिवर्तित। व्यापक शक्ति मूल्यांकन ए। सामान्यतः मेडुसा जनजाति की ऊपरी सीमा महान दानव राजा थी। शीलांग पर्वत की भूमिगत दुनिया में रानी मेडुसा कई वर्षों तक महान दानव राजा की चरम अवस्था पर रहीं और उसे तोड़ नहीं पाईं। इस बीच उत्परिवर्तित वंश वाली इस रानी मेडुसा की शक्ति वास्तव में दानव सम्राट की मध्यवर्ती अवस्था तक पहुंच गई थी।
उन्हें मेडुसा जनजाति की प्रतिभा माना जा सकता है। रानी मेडुसा भी चेन रुई को देख रही थी जब वह आगे बढ़ी और बोली, मैं कोल्ड मिस्ट मेडुसा जनजाति की रानी हूँ, क्या आप हमारी भाषा समझ सकती हैं? चेन रुई ने सिर हिलाया और अपनी विश्लेषणात्मक आंखों से उत्तर दिया, हाँ महारानी रॉयल हाइनेस। रानी मेडुसा की सांप जैसी आंखों ने जमीन पर पड़ी मेडुसाओं को ठंडी निगाहों से देखा। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है तो वह और निश्चिंत होकर सिर हिलाते हुए बोली, अगर तुम मेरे लोगों को जाने दोगे तो मैं तुम्हें सांप के खून के कुछ फल दे सकती हूँ। सांप के खून का फल। चेन रुई को गलतफहमी का कारण समझ में आ गया। अगर वह एमसी न होता तो वह लगभग पौधों की दुकान चला सकता था। उसने लगभग सभी दुर्लभ पौधे और फल इकट्ठा कर लिए थे। यह मेडुसा जनजाति शीलांग पर्वत के भूमिगत क्षेत्र में रहने वाली जनजाति से अलग थी। ये लगभग असंभव था कि वह उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए मना पाता, है ना? माननीय महारानी मेडुसा, मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। मेरा नाम चेन रुई है और मैं यहाँ सांप के रक्त फल के लिए नहीं आया हूँ। मेडुसाओं के साथ संघर्ष का कारण यह है कि उन्होंने मुझ पर पहले हमला किया था। इसके बावजूद मैंने उन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। अगर कोई अपराध हुआ हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए, महारानी। चेन रुई ने नियंत्रित महान दानव राजा मेडुसा को छोड़ दिया और महारानी मेडुसा के पास गया। उसने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा, थोड़ा झुका और मेडुसा के शिष्टाचार का पालन किया। इस शिष्टाचार ने रानी मेडुसा को स्तब्ध कर दिया। वह एक पल के लिए चेन रुई को देखती रही, फिर उसने कबीले के सदस्यों की ओर देखा जो एक एक करके उठने लगे। आखिरकार उसने शिष्टाचार का पालन किया। दोनों पक्षों का तनावपूर्ण माहौल आखिरकार शांत हुआ। ये कहने के बजाय कि इस शिष्टाचार ने कोई भूमिका निभाई, ये कहना ज्यादा सही होगा कि चेन रुई रानी मेडुसा की ताकत से कम नहीं था। अगर वह सिर्फ एक कमजोर इंसान था तो शायद उसे पहले ही पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया था। महारानी, मैं मेडुसा का दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि कई मेडुसा और मैं तो सबसे करीबी दोस्त भी हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि मैं आपके कबीले के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता हूँ। चेन रुई ने अपने शब्दों में दयालुता दिखाने की पूरी कोशिश की। जहां तक मुझे पता है, सांप के खून का फल मेडुसा कबीले की संतानों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका असर बहुत अच्छा नहीं है। ये जीवन शक्ति के फव्वारे से कहीं कमतर है। चेन रुई कोई नया खिलाड़ी नहीं था जो अभी अभी दानव लोक में आया हो। अब वह पर्वतीय शिलोंग की मेडुसा जनजाति पर नियंत्रण रखता था और मेडुसा जनजाति की आदतों को अच्छी तरह समझता था। जीवन शक्ति का स्रोत। रानी मेडुसा थोड़ी हैरान हुई। ये प्रजनन का एक अत्यंत दुर्लभ पवित्र अवशेष है। हमारे कबीले की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि पूरे धुंधले दलदल में भी जीवन शक्ति के स्रोत का अस्तित्व नहीं है। चेन रुई पहले से ही कुछ योजना बना रहा था जब उसने जीवन शक्ति के फव्वारे का जिक्र किया। यह जवाब सुनकर वह उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसके पास जीवन शक्ति का फव्वारा है। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे तुम्हारे कबीले के मेडुसा योद्धाओं के साथ ऐसी गलतफहमी हो गई। कृपया मुझे ये पूछने के लिए माफ़ करें, क्या कोई दुश्मन है जो सांप के खून का फल छीन लेगा? रानी मेडुसा ने कोई जवाब नहीं दिया। चेन रुई को पता था कि दूसरा पक्ष अभी भी काफ़ी सतर्क है और वह हल्के से मुस्कुराया, इस बार मेरी मंजिल माउंटेन लोएब माइन है। जब तक महारानी मुझ पर भरोसा करती हैं, मैं मेडुसा जनजाति की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। बातें करते करते उसने कुछ चीज़ें निकालीं। यहाँ अभी भी कुछ उपकरण हैं। इन्हें महारानी के लिए मेरी ओर से उपहार समझो। मुट्ठी भर नाभि स्वर्ण तलवार जिसमें सियान रत्न जड़े हुए हैं, मेडुसा छवि वाला एक बकला, अति सुंदर स्वर्ण लाल कवच का एक सेट, जादू से भरा एक चांदी का घुमावदार धनुष, पूर्ण धातु से बने जादुई तीरों का एक बर्तन। रानी मेडुसा और मेडुसा योद्धा इन उत्कृष्ट और शक्तिशाली हथियारों और कवचों को देखकर आश्चर्यचकित थे। ये मेडुसा जनजाति के लिए बनाए गए सबसे अच्छे उपकरण थे। ये 5 वस्तुएं महारानी के लिए हैं। अभी भी कुछ घटिया क्वालिटी की हैं। देखते हैं, लगभग 10 सेट हैं जो महारानी के वीर योद्धाओं को दिए जा सकते हैं। चेन रुई ने फिर से गोदाम से ढेर सारे नए उपकरण निकाले। जैसा कि मैंने कहा, मैं मेडुसा की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। ये उपकरण तब बनाए गए थे जब मैंने एक मेडुसा जनजाति की मदद की थी। दुर्भाग्य से ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसलिए मैं ये सब तुम्हें दे दूंगी। तथाकथित खराब उपकरणों की गुणवत्ता रानी के मौजूदा सेट से कहीं बेहतर थी। ये सेट पहले से ही मेडुसा जनजाति में सबसे अच्छा था। रानी मेडुसा ने अपने शरीर पर कवच उतारने में संकोच नहीं किया, जिससे उसकी मोटी छाती बाहरी व्यक्ति के सामने प्रकट हो गई। उसने शीर्ष गुणवत्ता वाले उपकरण बदल दिए और मेडुसा की ताकत के अनुसार बाकी उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण वितरित किए। रानी समेत सभी मेडुसाओं को जिन्हें यह उपकरण मिला था, ये बहुत पसंद आया। चेन रुई के प्रति उनकी शत्रुता धीरे धीरे गायब हो गई। रानी मेडुसा ने चेन रुई को प्रणाम किया। लानलिजा कोल्ड मिस्ट जनजाति की ओर से चेन रुई, मेडुसा की मित्र, आपको धन्यवाद। शाही महारानी लैनलिजा बहुत विनम्र हैं।
चेनरुई मन ही मन खुश हो गया, आखिरकार दूसरे पक्ष का विश्वास जीत लिया। हमारे बीच की गलतफहमी को सुलझा पाना सबसे सुखद बात है। अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो कृपया बोलें। एक दोस्त होने के नाते मैं अपनी ताकत के साथ कंजूसी नहीं करूंगा। रानी मेडुसा ने सिर हिलाया, मेरे दोस्त चेनरुई, मुझे बस लेनेलिजा कहो। सचमुच कुछ मुश्किल दुश्मन हैं जो हमारे सांप के खून के फल लेना चाहते हैं, और ये दुश्मन उस खदान से जुड़े होने चाहिए जहां तुम जा रहे हो। क्या ये माउंटेन लोएब खदान से संबंधित है? चेनरुई ने ये सुना तो वह कान लगाकर सुनने लगा। ये दुश्मन खदान की गहराई में रहने वाले थे और कभी कभार बाहर भी दिखाई देते थे। फिलहाल किसी वजह से ये सब बाहर भाग गए थे और उनकी नज़र सांप के खून के फलों पर भी थी। हमने इन दुश्मनों से कई बार लड़ाई लड़ी, जीत हार तो होती ही है, कई सांप के खून के फल भी छीन लिए गए हैं। ये कौन से दुश्मन हैं? चेनरुई ने भौहें चढ़ाईं। ये दुश्मन मेडुसा को हरा सकते हैं और सांप के खून के फल छीन सकते हैं, इसलिए उनकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से असाधारण है। वे खदान से भी निकले हैं, मुझे उनके बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। लेनेलिजा ने अपना सिर हिलाया, हालांकि मेरे वंश में बहुत सारी स्मृति और ज्ञान है, मुझे नहीं पता कि वे राक्षस या राक्षसी जानवर क्या हैं। वे सभी महिलाएं हैं और उनकी त्वचा नीली है। अकेले युद्ध शक्ति के मामले में वे मेडुसा से कमज़ोर हैं। भले ही 2 दानव सम्राट स्तर की महिला नेता सेना में शामिल हों, वे मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। लेकिन इन दुश्मनों की जादुई शक्ति बेहद शक्तिशाली है, वे तुरंत विभिन्न डिबफ और बफ जादू को सक्रिय कर सकती हैं, और वे मेडुसा की पत्थर बनाने वाली प्रतिभा से प्रभावित नहीं होती हैं। लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी के डिबफ जादू के कारण हमारी युद्ध प्रभावशीलता अक्सर बहुत कम हो जाती है। चेनरुई को सुनते हुए कुछ शंकाएं हुईं। सामान्यतः खदानों में रहने वाले भूमिगत जीव ट्रोल, टॉरेन, मेडुसा, बुरी नज़र आदि हो सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह की नीली चमड़ी वाली जादुई जाति के बारे में कभी नहीं सुना जो पूरी तरह से मादा हो। वे मेरे द्वारा ज्ञात किसी भी दानव लोक के जीव से संबंधित भी नहीं हैं। केवल सक्कुबस और मेडुसा ही पूरी तरह से मादा जातियां हैं, और मेडुसा को भी उनकी भाषा और सांप जैसे शरीर के कारण राक्षसी जानवरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बारे में कभी नहीं सुना, इसका मतलब यह नहीं कि यह मौजूद नहीं है। दानव लोक का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और उसमें तरह तरह की अजीबोगरीब प्रजातियां रहती हैं। चेनरुई, जो थोड़े समय के लिए दानव लोक में आया था, को तो इसकी जानकारी ही नहीं थी, यहाँ तक कि रानी मेडुसा को भी, जिसे ये ज्ञान विरासत में मिला था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस समय मेडुसा योद्धाओं ने जल्दी से सूचना दी, रानी, वे नीले दुश्मन फिर से प्रकट हो गए हैं। वे हमारी रक्षा पंक्ति को तोड़कर सांप के रक्त फल के पेड़ के पास पहुंच गए हैं। रानी मेडुसा की आंखों की सांप जैसी पुतलियां जानलेवा इरादे से भरी थीं। उसने अपनी नई नई मिली लगभग पौराणिक तलवार लहराई और उसकी दोहरी कांटेदार जीभ गुस्से से फुफकार उठी, तुरंत सांप के खून वाले पेड़ के पास जाकर दुश्मन का सामना करो। चेनरुई खदान से निकलने वाले अजीब जीवों को देखना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरे दोस्त लेनेलिजा। ठीक है, रानी मेडुसा ने विनम्रता और दृढ़ता से सिर हिलाया। उसका शरीर तेजी से आगे की ओर झुक गया, वह वास्तव में किसी जादुई घोड़े जैसे घोड़े से भी तेज थी। चेनरुई ने अपने पैर थपथपाए और रानी मेडुसा के पीछे पीछे चला गया। जल्द ही टीम मैंग्रोव जंगल की गहराइयों में पहुंच गई। दूर से उन्हें सामने 7-8 फलदार पेड़ दिखाई दिए, जिन पर सैकड़ों बैंगनी लाल फल लगे थे। यह शायद वही सर्परक्त फलदार पेड़ था जिस पर मेडुसा जनजाति प्रजनन के लिए निर्भर थी। फलदार पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। दुश्मन लगभग 20 अजीबोगरीब जीवों का एक समूह थे। वे दुबले पतले थे और सभी मादाएं थीं। उनके पैर तैरते हुए प्रतीत होते थे और उनकी गति उड़ने जैसी थी। इन मादाओं के बाल चांदी जैसे सफ़ेद, चेहरे सुंदर और त्वचा आसमानी नीले रंग की थी। वे बिना कपड़ों के नग्न थीं, लेकिन उनके कई अंग अजीबोगरीब आकृतियों से ढके थे जिनसे सुनहरी सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। जैसा कि रानी लेनेलिजा ने कहा था, नीली महिलाओं के जादू की गति और शक्ति अद्भुत थी, लेकिन यह आक्रमणकारी जादू नहीं था, बल्कि ये सब डिबफ या बफ जादू था। बफ जादू स्वाभाविक रूप से उनके साथियों के लिए थे, जबकि डिबफ जादू मेडुसा के लिए थे। चेनरुई ने देखा कि इन मादाओं के जादू असल में एओई थे। इसका मतलब था कि एक त्वरण मंत्र से रेंज के सभी साथी तेज हो सकते थे। इसी तरह एक मंदन मेडुसा के एक समूह की गति को धीमा कर सकता था। जब एक नीली मादा का हाथ मेडुसा योद्धाओं की कतार के आगे बढ़ा, तो वे नशे में धुत होकर लड़खड़ा गए। मादा ने चक्कर खा रहे मेडुसा को तो नहीं मारा, लेकिन वह बहुत तेज गति से सीधे सर्परक्त फल के पेड़ की ओर उड़ गई। फल के पेड़ के पास पहुंचते ही यह मादा अचानक कांप उठी। उसकी ऊंची छाती पर एक चांदी का तीर तेजी से लगा, फिर 2 और तीर उसके पेट और कंधों पर लगे। मादा का शरीर पीछे की ओर झुक गया। उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे। अजीब बात यह थी कि घाव से खून नहीं निकला, लेकिन उसके शरीर पर सुनहरे प्रकाश के पैटर्न काफी धुंधले लग रहे थे। रानी मेडुसा ने ही तीर चलाया था। उन्हें लगा कि यह नया हथियार वाकई बहुत शक्तिशाली है।
धनुष और बाण ही पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। एक जोरदार चीख के साथ सभी मेडुसा दुश्मनों पर टूट पड़ीं। मेडुसा का दोस्त होने के नाते चेन रुई स्वाभाविक रूप से प्रदर्शन करना चाहता था। जब रानी मेडुसा ने अपना तीर चलाया तो उसका शरीर थिरक उठा और सबसे पहले नीली मादा की ओर बढ़ा। उसने अपनी आभा ब्लेड से उसे काट डाला। महिला ने अपने शरीर पर लगे चांदी के तीर को पहले ही बाहर निकाल लिया था। उसके हाथ के एक झटके से चेन रुई को लगा कि उसकी गति धीमी हो गई है। महिला की तेज चाल ने इस धीमी आभा ब्लेड को रोक दिया, जिससे जमीन पर एक गहरा निशान बन गया। महिला ने इस दुश्मन की प्रबल शक्ति को भांप लिया और उसने लगातार अपने हाथ हिलाए। कुछ देर तक दूर से कई तरह के डिबफ जैसे कमजोरी, चक्कर आना और धीमा होना आ रहे थे और बिना किसी संघर्ष के एक दूसरे पर चढ़ रहे थे। हालांकि इन जादुओं का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन इनका प्रभाव निश्चित रूप से जादू के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था। यहाँ तक कि चेन रुई, जिसके पास जादू विरोधी शरीर था जो जादुई क्षति और डिबफ प्रभावों को आधा कम कर सकता था, भी काफी असहज महसूस कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से शक्तिशाली था, लेकिन विभिन्न कारकों की सीमाओं के कारण वह सामान्य युद्ध क्षमता प्रदर्शित करने में असमर्थ था। वह बहुत व्यथित था और अंततः उसे समझ में आया कि इन महिलाओं के खिलाफ लड़ते समय मेडुसा को कैसा महसूस होता है। इस समय इस अजीब महिला की प्रासंगिक जानकारी पहले से ही उनकी विश्लेषणात्मक आंखों में दिखाई दे चुकी थी। जाति लैम्प स्पिरिट रसायन विद्या प्राणी व्यापक शक्ति मूल्यांकन ए। शारीरिक बनावट बी जोड़ ताकत बी आत्मा ए गति ए। विश्लेषण अमर गुण जादुई शरीर। ये जानकारी चेन रुई को हैरान कर गई। कीमियागर क्या होता है और अमरता जैसे शक्तिशाली गुण भी होते हैं। वैसे लैम्प स्पिरिट का नाम और उस तरह के जादुई साधन मेरी याददाश्त में किसी खास क्लासिक खेल की सेना से कुछ मिलते जुलते लगते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों दुनियाओं के बीच अभी भी कई संयोग हैं। हालांकि जाहिर है अभी इस तरह की बात सोचने का समय नहीं था। दीपक आत्माओं की तेज गति और शक्तिशाली जादू ने मेडुसाओं को, यहाँ तक कि उन्हें घेरे हुए रानी मेडुसा को भी प्रभावित कर दिया था। जब दीपक आत्माएं सांप के खून से बने फल तोड़ने ही वाली थीं, तो अचानक फलों के पेड़ों के चारों ओर 10 अजीबोगरीब मानव आकृतियां प्रकट हुईं। ये मानव आकृतियां लगभग 2 मीटर ऊंची थीं और उनके शरीर धातु से बने थे जो गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक रहे थे। धातु के लोगों के शरीर मजबूत और शक्तिशाली थे। दीप आत्माओं को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि जब स्वर्णकारों पर अंतहीन जादू डाला गया तो स्वर्णकार वास्तव में अप्रभावित रहे। क्या ये दीपक आत्मा है? अलादीन से? क्या आपको पता है कि लेखक किसकी बात कर रहा था? गोल्डमैन एक नकली डेज महिला वैज्ञानिक के नवीनतम शोध का परिणाम था। ये शक्तिशाली था, ये जादुई क्षति को आधा कर सकता था और जादू के नुकसान को नजरअंदाज कर सकता था। बस एक ही कमी थी कि इसकी गति काफी धीमी थी। स्वर्णकार जीवित प्राणी नहीं थे, बल्कि कठपुतली जैसे अस्तित्व थे, इसलिए चेन रुई उन्हें भंडारण गोदाम में रख सकता था और अपने साथ ले जा सकता था। ये 10 स्वर्णकार जोला द्वारा स्वयं नए निर्मित किए गए थे और उनकी शक्ति दानव राजा के स्तर तक पहुंच गई थी। अपनी गति के कारण वे निश्चित रूप से दीप आत्माओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन अगर वे एक निश्चित स्थिति में ही सुरक्षित रहते। जादू की प्रतिरक्षा दीप आत्माओं के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई। ये निर्विवाद था कि चेन रुई और स्वर्णकारों के प्रकट होने से पूरी लड़ाई पलट गई। जब 2 दानव सम्राट स्तरीय दीप आत्माओं को चेन रुई और लेनेलिजा ने पकड़ लिया, तो मेडुसा ने बाकी दीप आत्माओं को घेर लिया। ऊपरी हाथ होने के बावजूद चेन रुई लगातार हो रहे जादू से निराश था। उसने लेनेलिजा को हाथ हिलाया और खुद ही 2 दानव सम्राट स्तर की दीपक आत्माओं को पकड़ लिया। लेनेलिजा को इस नए दोस्त का बेहतर अंदाजा हुआ क्योंकि उसने कमजोर दीपक आत्माओं से निपटने के लिए अपने हाथ आजाद कर दिए थे। दीपक आत्माओं में अमरता के विशेष गुण थे, लेकिन फिर भी वे चोट लगने से डरती थीं। अपनी सुरक्षा से परे हमलों का सामना करते हुए दीपक आत्माओं पर प्रकाश पैटर्न भी मंद पड़ जाते थे। जब उनकी शक्ति समाप्त हो जाती तो उनका पूरा शरीर गायब हो जाता। दोनों दानव सम्राट स्तर की दीपक आत्माओं ने दूसरे पक्ष के इरादे भांप लिए थे। जैसे ही वे अपने लोगों की रक्षा के लिए चेन रुई से छुटकारा पाने ही वाले थे, आसपास का दृश्य तेजी से बदल रहा था। उनके आसपास की हर चीज क्षीण होने लगी। उनके शरीर अनायास ही कमजोर और थके हुए महसूस करने लगे। ये एक शरद ऋतु क्षेत्र की शक्ति थी, जो सुपर सिस्टम के बाहर चेन रुई की स्वसिद्ध क्षेत्रीय शक्ति थी। शुरुआत में इसे प्राप्त करना जितना कठिन था, अब इसका उपयोग करना उतना ही आसान था। अपने ही कौशल से किए गए इस प्रतिशोध ने दोनों महान दानव सम्राट दीप आत्माओं को चौंका दिया। उनके शरीरों पर प्रकाश के पैटर्न टिमटिमाने लगे। उनके जादुई शरीर बहुत विशिष्ट थे। जब तक वे संगत जादुई शक्तियां प्रदान करते, वे अपने शरीर पर लगे डिबफ प्रभाव को समाप्त कर सकते थे। हालांकि चेन रुई की क्षेत्रीय शक्ति के सामने यह विशेष काया वास्तव में बेकार थी। उन्हें इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि सांप के खून के पेड़ और उनके फल भी सूखने लगे। शरद प्रदेश में तारे धुंधले से दिखाई दे रहे थे।
इस दोहरी क्षेत्रीय शक्ति और आकाशगंगा प्रदेश के कौशल के संयोजन से दीप आत्माओं को लगा कि उनकी शक्ति निम्नतम स्तर तक दब गई है। वे हार के कगार पर थे। विचित्र बात यह थी कि दानव सम्राट स्तर की दीप आत्माओं के पास क्षेत्रीय शक्ति नहीं थी। जब चेन रुई खदान की स्थिति के बारे में पूछने के लिए दुश्मन को पकड़ना चाहता था, तभी एक दीप आत्मा अचानक एक अजीब भाषा में बोली जो दानव क्षेत्र की आम भाषा नहीं थी। जिन, स्थिति अब गंभीर है। ऊर्जा फल वास्तव में दुश्मन की शक्ति से मुरझा सकता है। मैं इस दुश्मन के साथ आत्मा विस्फोट करके मर जाऊंगा। तुम्हें सभी को भागने में मदद करनी होगी। समझ गया, जिन नाम की एक और दीपक आत्मा ने जवाब दिया और उसका शरीर तुरंत दूर चला गया। बोलने वाली दीपक आत्मा पर बने सुनहरे पैटर्न चकाचौंध कर देने लगे। दानव सम्राट स्तर का आत्मा विस्फोट, साथ साथ मरना। चेन रुई कांप उठा और जल्दी से विश्लेषणात्मक आंखों से चिल्लाया, 1 मिनट रुको। दोनों दीपक आत्माएं स्तब्ध रह गईं। यहां तक कि उस दीपक आत्मा पर भी, जो फटने ही वाली थी, प्रकाश के पैटर्न चमकना बंद हो गए। उसने पूछा, क्या तुम हमारी भाषा समझते हो? हाँ। चेन रुई ने अपना हमला रोक दिया, लेकिन उसने अपनी क्षेत्रीय शक्ति रद्द नहीं की। क्या आपने जिस ऊर्जा फल के बारे में बताया, वह असल में मेडुसा जनजाति द्वारा संरक्षित सांप्रक फल है? हाँ, यही अब तक खोजा गया एकमात्र ऊर्जा पदार्थ है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रख सकता है। आत्मा विस्फोट करने की इच्छा रखने वाली दीपक आत्मा की आंखों में एक प्रबल हत्या का भाव था और उसकी शक्ति फिर से आसमान छूने लगी। मुझे नहीं पता कि तुम सचमुच उन्हें नष्ट करना चाहते थे या नहीं, लेकिन तुम्हारे रहते अब हम ऊर्जा फल प्राप्त नहीं कर सकते। बचना भी बहुत मुश्किल है। एक बार हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाने पर दीपक आत्मा हमेशा के लिए सो जाएगी। यह मृत्यु से अलग नहीं है। चेन रुई को कुछ कारण समझ आ गए और उसने पूछा, तुम मेडुसा से इसलिए लड़ रही हो ताकि अस्तित्व की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सांप के रक्त फल का इस्तेमाल कर सको? क्या होगा अगर मैं तुम्हें पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने का कोई तरीका खोज सकूं? दोनों दीपक आत्माओं ने एक दूसरे की ओर देखा। चूंकि तुम हमारी भाषा समझ सकते हो, इसलिए तुमने एक निश्चित उत्तराधिकार की आवश्यकता पूरी कर ली है। अगर तुम सचमुच हमें ऊर्जा प्राप्त करने में मदद कर सकते हो, तो हम तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होने देंगे। अगर तुम इसमें सफल हो गए, तो तुम्हें अकल्पनीय शक्ति और धन प्राप्त होगा। चेन रुई दीपक आत्माओं की भाषा समझ पाया। इसका कारण पूरी तरह से सुपर सिस्टम का ही था, लेकिन वह इसका कारण नहीं बताएगा। इसके अलावा दीपक आत्माओं की विरासत ने उसकी रुचि जगा दी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सिकाली के मिशन को पूरा करने के लिए उसे दीपक आत्माओं से खदान के रहस्यों को समझना जरूरी था। मुझे लगता है कि हमारे बीच की लड़ाई रोकनी पड़ेगी। मेरा नाम चेन रुई है। कुछ समय बाद चेन रुई ने अपनी क्षेत्रीय शक्ति वापस ले ली। शरीर को हिलाते हुए वह रानी मेडुसा के सामने प्रकट हुआ, जो दीपक आत्माओं का पीछा कर रही थी। उसने उसका हमला रोका और कहा, लानलिजा, पहले रुको। लैनलिजा ने 2 हानिकर दानव सम्राट स्तर की दीपक आत्माओं पर नजर डाली और उसकी सुनहरी सांप जैसी आंखें सिकुड़ गईं। चेन रुई, क्या तुम मेडुसा जनजाति के विश्वास और दोस्ती को कम करना चाहते हो? मैं हमेशा कोल्ड मिस्ट जनजाति का दोस्त रहूंगा। चेन रुई ने सिर हिलाया, मैं बस अपनी दोस्त लैनलिजा और उसकी जनजाति की मदद करना चाहता हूं ताकि यह युद्ध सचमुच खत्म हो सके। इस बार कृपया मुझ पर विश्वास करें। लैनलिजा ने चेन रुई की आंखों में देखा और आखिरकार हिस का आदेश दिया। सभी मेडुसा ने हमला करना बंद कर दिया और सांप के खून वाले फल वाले पेड़ वाले इलाके की रखवाली करने लगे। दीपक आत्माएं भी इकट्ठा हो गईं और जिनके इशारे पर लापरवाही से काम नहीं कर रही थीं। फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर नजर गड़ाए हुए थे और स्थिति गंभीर थी, इसलिए चेन रुई को अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना पड़ा। जैसे मैं मेडुसा जनजाति के साथ संवाद कर सकता हूं, वैसे ही मेरे पास इन दीपक आत्माओं के साथ संवाद करने की भी क्षमता है। सांप के रक्त का फल मेडुसा के लिए संतान पैदा करने के लिए जरूरी है, जबकि दीपक आत्माओं को भी अपना जीवन बनाए रखने के लिए इन फलों की शक्ति की आवश्यकता होती है। तुम दोनों की बराबर की ताकत के साथ, भले ही तुम में से कोई एक अंत में सभी फल प्राप्त कर ले, तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं जो करना चाहता हूं वह वास्तव में मेडुसा और दीपक आत्माओं के सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान करना है। लैनलिजा ने पहले पूछा, आपकी विधि क्या है? लानलिजा, मेरा दृष्टिकोण संपूर्ण कोल्ड मिस्ट मेडुसा जनजाति के भविष्य से संबंधित है। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, अगर मेडुसा जनजाति के प्रजनन और विकास के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध हो, तो क्या आप जनजाति को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए तैयार होंगी? दरअसल चेन रुई की शुरू से यही योजना थी। शुरुआत में अतिरिक्त समस्याओं से बचने के लिए वह खदान से लौटने तक इंतजार करके ही यह बात उठाना चाहता था, लेकिन अब उसने पहले ही कह दिया। बेहतर माहौल। लैनलिजा की निगाहें और भी संदिग्ध हो गईं। उसने चेन रुई को सावधानी से देखा। इस व्यक्ति ने पहले चाहे जो भी तोहफा दिया हो, वह उसे बहुत कम समय से जानती थी और उसने जानबूझकर उन दुश्मनों पर दया दिखाई थी। अब इस तरह का सवाल बेतहाशा उठाने से उसे शक होना स्वाभाविक था।
लेनलिजा के गुप्त इशारे के तहत कई मेडुसा योद्धाओं के तीर चेनरुई और स्वर्णकारों पर निशाना साधे गए। चेनरुई ने इसे अनदेखा करते हुए वाकपटुता से कहा, बेहतर वातावरण की बात करें तो जनजाति के हर मेडुसा योद्धा को उन परिष्कृत कवच और हथियारों से लैस किया जाएगा और उच्च दानव की शक्ति वाले हर मेडुसा को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक कीमती शैतानी फल मिलेगा। इतना ही नहीं, जीवन शक्ति के फव्वारे के संरक्षण में मेडुसा जनजाति सबसे तेजी से गुणन और विकास हासिल करेगी। लेनलिजा की सांप जैसी आंखें चमक उठीं, फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वह मूर्ख नहीं थी, वह उन कवचों और हथियारों की गुणवत्ता और मूल्य के बारे में बहुत स्पष्ट थी। कबीले में मेडुसा की संख्या लगभग 3000 है और उनमें से अधिकांश उच्च दानव और उससे ऊपर के हैं। हर किसी के लिए उस स्तर के उपकरणों का उपयोग करना असंभव है। इसके अलावा शैतान फल क्या है? भले ही कोई महान स्वामी अपनी ऊर्जा और धन समाप्त कर दे, उसे पाना मुश्किल है। इस व्यक्ति ने वास्तव में कहा कि उच्च दानव का प्रत्येक मेडुसा इसे प्राप्त कर सकता है। ये सरासर हास्यास्पद है। जीवन शक्ति का पौराणिक फव्वारा तो और भी असंभव है। इस आदमी ने एक बहुत ही भद्दा झूठ गढ़ा, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रानी मेडुसा के मन में चेनरुई के बारे में धारणाएं बनाने के ठीक बाद उसकी फैली हुई हथेली में कुछ फल प्रकट हुए। इस प्रकार के फल से संबंधित जानकारी अचानक लेनलिजा की रक्त वंशानुगत स्मृति में उभर आई। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने फल का एक टुकड़ा उठाया, उसे ध्यान से देखा और फिर से सूंघा। अंततः उसे यकीन हो गया कि ये वही पौराणिक कीमती फल थे जो ताकत बढ़ा सकते थे और एक उत्परिवर्तित वंश उत्पन्न कर सकते थे। पहले तुम ये शैतानी फल ले लो, मेरे पास ज्यादा नहीं है। मैं आगे चलकर तुम्हें ये ढेरों में दूंगा। मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, हर मेडुसा को एक मिलेगा। चेनरुई ने लेनलिजा के हाव भाव देखे और चुपचाप पानी से भरी एक बोतल उसे दे दी। यदि पिछले शैतानी फलों ने लेनलिजा को अविश्वास का अनुभव कराया था, तो इस बोतल में मौजूद तरल ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। जीवन शक्ति का फव्वारा। इस समय रानी मेडुसा को लगा कि उसे कोई भ्रम हो गया है। मुझे ये जल किसी और जगह स्थित जीवन शक्ति के झरने से अंतरिक्ष जादू से मिला है। मैं और भी प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन जीवन शक्ति के झरने के स्रोत से निकलने के बाद इसकी वैधता अवधि सामान्यतः केवल एक दिन होती है। चेनरुई ने कहा। उसके हाथों ने किसी जादू के शो की तरह एक बड़ा बर्तन निकाला। वह जीवन शक्ति के झरने के पानी से भरा हुआ था। गलती से थोड़ा सा पानी जमीन पर गिर गया और युद्ध के कारण मुरझाए हुए पौधे तुरंत नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से फिर से उगने लगे। बगल में स्थित दीपक आत्माओं ने बर्तन पर अपनी नजरें गड़ा दी और जिन ने कहा, सर चेनरुई, इन तरल पदार्थों में निहित ऊर्जा फलों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। चेनरुई ने सिर हिलाया। चूंकि यह झरने का पानी तुम्हारे काम का है, इसलिए यह आसान मामला होगा। चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी बहुत सारा झरने का पानी है। मैं मेडुसा की समस्या हल करने के बाद इस बारे में बात करूंगा। लेनलिजा और आसपास के मेडुसा उत्सुकता भरी नजरों से गमले को देख रहे थे। कोल्ड मिस्ट जनजाति के मेडुसा केवल सर्प रक्त फल से ही अगली पीढ़ी का प्रजनन कर सकते हैं। सर्प रक्त फल का कार्य सीमित है। कभी कभी 10 मेडुसा केवल एक अंडा ही दे पाते हैं और जीवित रहने की दर ज्यादा नहीं होती। कुछ पर्यावरणीय प्रभावों के कारण सर्प रक्त फल के पेड़ बहुत मुरझा गए हैं, इसलिए सर्प रक्त फल का उत्पादन साल दर साल कम होता जा रहा है। भले ही दीपक आत्माओं जैसे शक्तिशाली शत्रुओं द्वारा इसे चाहा न गया हो, फिर भी आपूर्ति मांग से बहुत कम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोल्ड मिस्ट जनजाति कोल्ड मिस्ट दलदल से निकलकर उस जगह की तलाश जारी रख सकती है जहां सांप के खून का फल मौजूद हो। अगर यह नहीं मिलता तो विलुप्त होने का खतरा है। अब फाउंटेन ऑफ वाइटलिटी के झरने के पानी से ये सबसे बड़ी समस्या हल हो जाएगी। फाउंटेन ऑफ वाइटलिटी न केवल संतानों के जीवित रहने की दर की गारंटी दे सकता है, बल्कि इसके विशेष प्रभाव भी बताए जाते हैं। एक साधारण मेडुसा इसे खाने के बाद मानव रूप धारण कर सकती है और विदेशी जातियों के साथ संभोग करके और अधिक संतानें पैदा कर सकती है, जिनकी रक्त रेखाएं उत्परिवर्तित हो सकती हैं। मेरे कबीले को क्या भुगतान करना होगा? अंततः एक रानी होने के नाते लेनलिजा मुख्य प्रश्न पूछते समय अभी भी काफी शांत थी। एक मेडुसा जनजाति पहले ही मेरे प्रति निष्ठा दिखा चुकी है। मुझे उम्मीद है कि मुझे कोल्ड मिस्ट जनजाति की शक्ति मिल जाएगी। चेनरुई जानता था कि मेडुसा जनजाति स्वभाव से ही शक्की है। अगर वह गोलमोल बातें करेगा तो यह उसके लिए आत्मघाती होगा। उसने सीधे सीधे असली मकसद बता दिया। आपकी शर्तें काफ़ी अच्छी हैं। मैं सिर्फ जीवन शक्ति के फव्वारे के झरने के पानी को मना नहीं कर सकती। लेनलिजा सांप की पुतली ने थोड़ा सा आंखें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा कबीला आपके अधीन हो जाए तो भी आपके पास सबसे ज़रूरी शर्तों में से एक की कमी है, शक्ति। चेनरुई समझ गया कि लेनलिजा का क्या मतलब था। जिनके पास ताकत होती है वे राज करते हैं। यह एक ऐसा नियम था जो हर दुनिया में आम था। वह अचानक मुस्कुराया। अगर मैं कहूं कि मेरे पास पूरी मेडुसा को नष्ट करने की असली ताकत है, तो क्या तुम इस पर विश्वास करोगे?
रानी मेडुसा ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। चेनरुई की सांसों से लगता है कि वह दानव सम्राट के मध्यवर्ती चरण से बस एक कदम दूर है और मैं दानव सम्राट के मध्यवर्ती चरण तक पहुंच गई हूं। विशेष उपकरणों या साधनों के इस्तेमाल से प्रतिद्वंद्वी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बराबर है। इस क्षण लेनेलिज़ा को अचानक एक बेहद खतरनाक एहसास हुआ। इसका स्रोत चेनरुई था जो उसके बराबर था। सिर्फ लेनेलिज़ा ही नहीं बल्कि दानव सम्राट स्तर की 2 दीपक आत्माओं को भी ऐसा ही महसूस हुआ। वे सभी सतर्क लग रही थीं। चेनरुई का शरीर अचानक चमक उठा और पूरा मैंग्रोव क्षेत्र उस तारे जैसी चमक से भर गया। रानी मेडुसा और दानव सम्राट दीपक आत्माओं सहित सभी ने भयानक दबाव महसूस किया। वे साधारण मेडुसा योद्धा और दीपक आत्माएं लगभग हिल भी नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे चमक कम होती गई और चेनरुई, जो एक भव्य कवच से सुसज्जित था, सबके सामने प्रकट हुआ। जैसे ही उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया, उसकी हथेली में एक भयानक शक्ति का उभार तेजी से उभर आया और वह रानी मेडुसा की ओर देख रहा था। लेनेलिज़ा को लगा जैसे वह किसी भयानक चेतना से जकड़ी हुई है। डर के मारे उसके शरीर के निचले हिस्से के पर्दे खड़े हो गए थे। उसे सहज ही आभास हो गया था कि जब तक विनाश की भयानक शक्ति मुक्त रहेगी, वह पल भर में ही नष्ट हो जाएगी। ये शक्ति दानव सम्राट के स्तर से कहीं अधिक है। क्या अब तुम्हें विश्वास हो गया, लेनेलिज़ा? चेनरुई की आवाज़ सुनाई दी। लेनेलिज़ा ने मुश्किल से अपनी ताकत जुटाकर जोर से सिर हिलाया और अचानक उसे लगा कि दबाव कम हो गया है। तारे जैसी रोशनी गायब हो गई और भयानक कवचधारी मूल चेनरुई में वापस आ गया। रॉयल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की विशेषताएं कुछ हद तक संभोग जैसी थीं। स्थायित्व और बिजली की खपत प्रभाव के बाद की थकान अवधि के समानुपाती थी। चेनरुई को बाद में भी लैंप आत्माओं से बातचीत करनी थी, इसलिए उसने रॉयल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन को तुरंत समाप्त कर दिया। चेनरुई की शक्ति को देखने के बाद लेनेलिज़ा को अब और कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने तुरंत मेडुसा के विश्वास की शपथ ली। शक्ति केंद्र के आगे समर्पण करना कोई शर्म की बात नहीं थी और जीवन शक्ति के फव्वारे ने अकेले ही जनजाति के अस्तित्व की सबसे बड़ी दुविधा का समाधान कर दिया था। अगर जनजाति के लोगों को ये खबर पता चलती तो वे जरूर खुशी मनाते। मेडुसा जनजाति पर विजय उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सुचारू रूप से संपन्न हुई। अगला कदम दीपक आत्माओं की समस्या का समाधान करना था। अगर दीपक आत्माओं की समस्या ऊर्जा की थी तो आकाशगंगा उद्यान के मालिक चेनरुई को उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए था, है ना? क्या दीपक आत्माओं का परीक्षण ही वह खोज थी जिसका अनुरोध सिकाली ने किया था? डार्क मून की लड़ाई इस समय अत्यावश्यक थी। चेनरुई को सबसे ज्यादा जरूरत थी व्हाइट फेदर एस्टेट की योजना को जल्द से जल्द पूरा करने की। उससे पहले सिकली का काम निपटाया जाना था, इसलिए कोल्ड मिस्ट मेडुसा जनजाति का प्रवास कार्य अत्यावश्यक नहीं था। फिलहाल पहले कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। चेनरुई के निर्देश पर मेडुसाओं ने सांप के रक्त के आधे फल तोड़कर दीपक आत्माओं को दे दिए। इस तरह का सुमधुर दृश्य पहले बिल्कुल अकल्पनीय था। सांप के रक्त का फल पाकर दीपक आत्माओं का रवैया आखिरकार नरम पड़ गया। वे चेनरुई को मैंग्रोव जंगल से होते हुए एक गुफा में ले गए। इस गुफा के प्रवेश द्वार का छलावरण बहुत ही चतुराई से किया गया था। यह एक विशाल सीलबंद चट्टान जैसा दिखता था। अगर दीपक आत्माएं सीधे चट्टान में प्रवेश न करती तो चेनरुई को लगता कि यह एक भ्रम है। ये छलावरण प्रभाव जादुई घेरों या ड्रैगन शिलालेखों से भी प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन चेनरुई को वहां से गुजरते समय शक्ति या तत्वों में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ, इसलिए वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। गुफा में 20 से अधिक दीपक आत्माएं थीं, लेकिन उनके शरीर पर प्रकाश पैटर्न काफी मंद थे और यह स्पष्ट था कि युद्ध में भाग लेने के लिए उनकी ऊर्जा काफी अपर्याप्त थी। जिनको एक अजीब सी चीज दिखाई दी जो लगभग 3 मीटर ऊंची थी। वह किसी नाजुक उपकरण जैसी लग रही थी। जिन ने सांप के खून से भरे फलों को ऊपर वाले विशाल पात्र में डाल दिया। गैंशा के हाथ से निकली चमक यंत्र के एक छिद्र में प्रविष्ट हुई और फिर यंत्र से एक रंगीन रोशनी निकलने लगी। चेनरुई ने देखा कि ऊपर वाले पात्र में रखे सांप के खून से भरे फल तेजी से गायब हो रहे थे और यंत्र के नीचे वाले द्वार पर 2 हथेली के आकार के हल्के नीले रंग के टुकड़े दिखाई देने लगे। चेनरुई को दोनों घनों की सांसें बहुत परिचित लगीं। जब दीपक आत्माओं ने इन दोनों घनों को देखा तो उनकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं। जिन ने दोनों घनों को दीपक आत्माओं के सामने रख दिया। सभी दीपक आत्माओं ने घनों की ओर अपने हाथ बढ़ा दिए। कई दीपक आत्माओं पर मंद प्रकाश के पैटर्न धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। उन्हें अपने शरीर को पुनः स्वस्थ करने के लिए ऊर्जा अवशोषित करनी चाहिए थी। जैसे जैसे ऊर्जा समाप्त होती गई, घन छोटे होते गए और अंततः गायब हो गए। जिनी और गैंशा ने क्यूब्स की ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। जिनी ने चेनरुई से कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अगर हो सके तो मैं उन अजीबोगरीब झरनों का पानी लाकर और ऊर्जा क्यूब्स बनाने की उम्मीद करता हूँ। चेनरुई जानता था कि दूसरा पक्ष अब उससे एक एहसान मांग रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सौदेबाजी में कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहा था। इस मामले पर बाद में बात करते हैं, मैं पहले कुछ जानना चाहता हूँ।
यह माउंटेन लोएब खदान के बारे में है। इस बार मैं एक काम से इस धुंधले दलदल में आया हूँ। मैं माउंटेन लोएब खदान के खनिकों के सामूहिक रूप से गायब होने की जांच और समाधान करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसका जवाब दे पाएंगे। तुमने उत्तराधिकार परीक्षा की योग्यता प्राप्त कर ली है, मैं तुम्हें खदान के खंडहरों में ले जा रहा हूँ। गैंशा ने कहा, हम एक प्राचीन सभ्यता के खंडहरों में भूमिगत रहते हुए जीवन ऊर्जा संचित करने के लिए भूमिगत युवान खनिज का खनन करते रहे हैं। आमतौर पर हम खंडहरों में छिपे रहते हैं और कभी कभार ही दिखाई देते हैं। खनिकों के साथ हमारा कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले एक शक्तिशाली दुश्मन भूमिगत प्रकट हुआ और उसने युवान खनिज सहित सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया। हमारे कई साथी मारे गए और गहरी नींद में सो गए। हमें भूमिगत छोड़कर जमीन पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऊर्जा की कमी के कारण हम फलों के लिए केवल उन सर्प महिलाओं से ही प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कैसा दुश्मन! तभी चेन रूई को पता चला कि क्यों दीपक आत्माएं खदान से बाहर निकली और मेडुसा से लड़ीं। एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन जो ज्यादा लंबा नहीं है, जिन कुछ देर तक प्रतिद्वंद्वी की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन नहीं कर सका, उसके कई अजीबोगरीब नौकर भी हैं। उन सभी के शरीर पारदर्शी हैं और उन पर हमारे डिबफ जादू का कोई असर नहीं होता। यह विशेषता उन स्वर्णकारों से बहुत मिलती जुलती है जिन्हें तुमने पहले मारा था। खनिक उनके नियंत्रण में हैं और उनके गुलाम हैं। लंबे नहीं, पारदर्शी शरीर वाले सेवक, डिबफ जादू से प्रभावित नहीं, खनिकों के खनन पर नियंत्रण। जब इन कीवर्ड्स को एक साथ जोड़ा गया तो चैनरूई के दिमाग में धीरे धीरे एक छवि स्पष्ट हो गई और वह दंग रह गया। लोएब खनन क्षेत्र की घटना के पीछे का आदमी वास्तव में वह पुराना दोस्त है। ये निश्चित रूप से खुश होने वाली बात नहीं थी। पिछली बार जब वह क्रिस्टल वैली की भूमिगत क्रिस्टल खदान में था तो यह पुराना दोस्त न केवल पगलियों द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था और चैनरूई की चाल के कारण लगभग अपनी जान गंवा बैठा था, बल्कि उसने हजारों सालों से जमा की गई अपनी अपार संपत्ति भी गंवा दी थी। इसे दोहरा झटका कहा जा सकता है। हालांकि पगलियों पहले से ही वहां मौजूद था। अगर चैनरूई को इस शक्तिशाली ड्रैगन दुश्मन का सामना करना पड़ता जो दानव अधिपति के चरम चरण में था, तो भले ही उसने रॉयल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, स्कोर्चिंग ड्रैगन किल और अर्ध कलाकृतियों के सभी कार्ड इस्तेमाल कर लिए हों, जीतने की कोई संभावना नहीं थी। मैंने शुरू में सोचा था कि इस बार काम पूरा करना मुश्किल नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। जब चैनरूई जवाबी उपायों के बारे में सोच रहा था तो गैंशा ने कहा, चैनरूई, चलो अब खदान में चलते हैं। खंडहर खदान की गहराई में है और वहां विशेष सुरक्षा व्यवस्था है, इसलिए बाहरी लोग, यहां तक कि भयानक बिजली घर भी, अंदर नहीं जा सकते। चैनरूई को याद आया कि दोनों महिलाओं ने पहले कहा था कि अगर वह परीक्षा पास कर लेता है तो उसे अकल्पनीय शक्ति और धन मिलेगा। मन में बदलाव के साथ उसने यह नहीं बताया कि उसे दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी है। उसने पूछा, अगर मुझे ये प्राचीन सभ्यता विरासत में मिल जाए तो क्या यह उस भयानक दुश्मन को हराने के लिए पर्याप्त होगा? जिन ने उत्तर दिया, विरासत मिलने से पहले मुझे कोई भी प्रासंगिक जानकारी प्रकट करने का अधिकार नहीं है। अगर आपको विरासत मिल जाती है तो आप स्वाभाविक रूप से सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको खदान में ले जाएं, कृपया हमें कुछ फल या झरने का पानी दें ताकि हम कुछ ऊर्जा घन बना सकें ताकि आपात स्थिति में हम उन्हें अपने साथियों के लिए छोड़ सकें। चैनरूई ने देखा कि हालांकि ये दीपक आत्माएं बुद्धिमान प्राणी थीं, फिर भी उनमें ज्यादा षड्यंत्र नहीं थे। उन्होंने जो शर्तें रखीं वे पूरी तरह से ऊर्जा की लालसा के कारण थीं। उसने तुरंत सिर हिलाया और कुछ निकाला। मुझे नहीं पता कि इसे उन ऊर्जा घनों में बदला जा सकता है जिनकी तुम्हें जरूरत है। जिनी और गैंशा ने उसे एक साथ देखा। उसकी हथेली में एक फल था जो लगभग हंस के अंडे के आकार का था। वह पूरी तरह से लाल, गोल और किसी रत्न की तरह पारदर्शी था। उसमें से एक खास तरह की सांस निकल रही थी। इस तरह की सांस जिनी और गैंशा को बहुत अच्छी तरह से पता थी और वे सुखद आश्चर्यचकित हुए, कितनी समृद्ध जीवन ऊर्जा वाली सांस। यह जरूर एक बहुत ही शुद्ध ऊर्जा घन उत्पन्न करने में सक्षम होगी। गैंशा ने फल लिया और तुरंत यंत्र के पास आकर उसे सावधानी से ऊपर वाले बर्तन में डाल दिया। इस फल का रूपांतरण समय उन दर्जनों सांप के खून वाले फलों से ज्यादा था। अंत में नीचे पिछले ऊर्जा घनों के लगभग समान आकार का एक घन दिखाई दिया। हालांकि उसका रंग हल्का नीला नहीं बल्कि बैंगनी लाल था। उच्च स्तरीय ऊर्जा सार। दीपक आत्माएं चिल्लाईं और चारों ओर इकट्ठा हो गईं। चैनरूई का अनुमान सही निकला और उसने मन ही मन सिर हिलाया। सर्प, रक्तफल और जीवन शक्ति के फव्वारे की समानता ये थी कि उनमें आभा का एक संकेत था। पहले उत्पन्न हुआ हल्का नीला ऊर्जा घन स्पष्ट रूप से शुद्ध आभा वाला था, इसलिए उसने दीपक आत्माओं को एक आभा फल दिया। इससे वास्तव में एक उच्च स्तरीय ऊर्जा सार उत्पन्न हुआ जो अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। जिन ने बैंगनी लाल घन निकाला और उसे अपने हाथ में ऐसे थाम लिया जैसे वह कोई खजाना हो। एक दीपक आत्मा ने आश्चर्य से पूछा,
जिन गैंशा, क्या हम इस उच्च स्तरीय ऊर्जा सार को अवशोषित करके अपनी पूरी शक्ति वापस पा सकते हैं? जिनी और गैंशा ने एक साथ सिर हिलाया। यह उच्च शुद्धता वाली ऊर्जा उन युवान खनिजों से कहीं ज्यादा कीमती है। खंडहरों के संचालन के जीर्णोद्धार के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है। हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ही यह वाक्य निकला, सभी दीपक आत्माओं ने निराशा व्यक्त की। चेन रुई को एहसास हुआ कि इन दीपक आत्माओं की शक्ति वास्तव में बहाल नहीं हुई थी। उसने एक पल सोचा और एक आभा फल निकाला। मेरे पास अभी भी इनमें से कुछ फल हैं। पहले सभी अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लें। मुझे आशा है कि यह आपकी मदद कर सकता है। सभी दीपक आत्माओं ने आश्चर्य और कृतज्ञता व्यक्त की। गैंशा और जिन भी इससे अछूते नहीं थे। गैंशा ने उत्साह से कहा, चेन रुई, क्या तुम्हारे पास सचमुच ऐसा जादुई फल है जिसमें जीवन ऊर्जा की उच्च सांद्रता है? अगर बहुत सारे हैं, तो न केवल सोई हुई दीपक आत्माओं को पुनर्जीवित किया जा सकता है, बल्कि पूरे खंडहर को भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है। जीवन ऊर्जा। इन शब्दों ने चेन रुई को प्रेरणा का एक संकेत दिया जो शायद सुपर सिस्टम से संबंधित था, लेकिन वह इसे अचानक स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। दीपक आत्माओं की आशा भरी निगाहों का सामना करते हुए चेन रुई ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, कुछ हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बेशक, वह सारा आभा फल किसी को नहीं देगा। दरअसल, हालांकि पहले भी आभा फल के साथ बड़ी मात्रा में आभा का आदान प्रदान हो चुका था, फिर भी इस दौरान जमा होने के बाद भी सैकड़ों आभा फल बचे थे। हालांकि केवल कुछ के उत्तर ने दीपक आत्माओं को एक साथ खुश कर दिया। इस बार जिन और गैंशा ने भी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। चेन रुई ये देखकर हैरान रह गया कि ऊर्जा के अवशोषण के साथ दीपक आत्माओं का रूप बदल रहा था। जो शरीर शून्य के करीब थे, वे धीरे धीरे लोगों को सचमुच मांस और रक्त का एहसास देने लगे। उनके पूरे शरीर पर प्रकाश के पैटर्न भी एक साथ मिल रहे थे और अंततः गायब हो गए। इसके बाद एक के बाद एक पूरी तरह से नग्न महिलाएं उसकी आंखों के सामने प्रकट हुईं। उनकी त्वचा हल्की नीली, बाल चांदी जैसे, होंठ लाल और आकृति उग्र थी। उनके निचले शरीर बिना किसी बाल के नंगे थे, जिससे चेन रुई पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि चेन रुई अब कोई नौसिखिया नहीं था, फिर भी इतनी सारी नग्न महिलाओं के बीच उसे असहजता महसूस हो रही थी। सौभाग्य से ये कुछ ही मिनटों तक चला। उसके बाद कपड़े और सामान लैम्प स्पिरिट्स पर दिखाई देने लगे। बस इन कपड़ों की शैली काफी उजागर थी और क्लीवेज साफ दिखाई दे रहा था। घूंघट से ढकी उनकी नाजुक शक्ल सेक्सी और रहस्यमयी लग रही थी। ये ध्यान देने योग्य बात थी कि रूपांतरण के बाद दीपक आत्माओं की शक्ति पहले से पूरी तरह बदल गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे पहले ऊर्जा की कमी की स्थिति में थीं, जिसके परिणामस्वरूप वे अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थीं। चेन रुई, विरासत सफल हो या न हो, दीपक आत्मा के लिए तुम्हारी मदद कभी नहीं भूली जाएगी। जिनी और गैंशा ने अपनी छाती पर हाथ रखकर दीपक आत्माओं को एक साथ सलामी दी। दीपक आत्माओं का रूप और शरीर एक जैसा था, बस अंतर पुतली के रंग का था। जिनी और गैंशा सुनहरे थे जबकि बाकी चांदी और हल्के भूरे रंग के थे। यह उनकी अपनी शक्ति के स्तर से संबंधित था। इसके तुरंत बाद माउंटेन लोएब खदान के मुख्य प्रवेश द्वार की गहराई में। सावधान रहो, दुश्मन ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। मैं पहले से ही अजीब सी शक्तियों को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन खंडहर का प्रवेश द्वार अभी भी काफी दूर है। अगर तुम अंदर घुस गए तो मुझे डर है कि पावर हाउस सतर्क हो जाएगा। बेहतर होगा कि इन सील शक्तियों को अनलॉक करने की कोशिश करो। जिन्ही चेन रुई को खदान तक लाया था, गैंशा और दीपक आत्माएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुफा में ही रुकी रहीं। माउंटेन लोएब खदान का भूभाग काफी जटिल था, लेकिन इसका आकार माउंटेन जिलांग की तुलना में काफी छोटा था। जिनी इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ थी और उसे उस खंडहर का खास एहसास था। वह खदान में बिना किसी जादुई नक्शों या रोशनी वाली चीजों की जरूरत के आज़ादी से तेजी से घूम सकती थी। मैं इसे हल कर दूंगा, हिलना मत। चेन रुई को भी गैंशा द्वारा बताई गई सील शक्तियों का एहसास हुआ। ये ड्रैगन शिलालेख की सांस थी। जैसी कि उम्मीद थी, इस शिलालेख तकनीक में अभी भी एक परिचित सी झलक थी। जिनको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चेन रुई ने उस अजीब शक्ति के समान एक विधि को सक्रिय किया जो उसे सावधानीपूर्वक सील के माध्यम से ले जा रही थी और कदम दर कदम गंतव्य तक पहुंच रही थी। एक लंबे गलियारे के आगे दोनों को दूर से आती हुई कदमों की आहट सुनाई दी। जिनी ने अचानक चेन रुई का हाथ पकड़कर उसे चट्टान की दीवार से सटा दिया। उसने उसकी पीठ को दबाया और धीमी आवाज में कहा, हिलना मत। यह मुद्रा काफी बेढंगी थी, खासकर जब जिनका शरीर आम लोगों से अलग नहीं था। पीछे से आए कोमल और भरे हुए दबाव ने अचानक चेन रुई के दिल की धड़कन थोड़ी तेज कर दी। शुक्र है, उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया। आगे रोशनी देखकर लोगों का एक समूह वहां आ गया। टीम में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले कुछ लंबे चौड़े और साफ सुथरे चेहरे वाले लोग थे जो पर्यवेक्षक लग रहे थे। वे खनिकों के एक समूह को ले जा रहे थे जो खनिजों से भरी गाड़ियां खींच रहे थे। ये तो क्रिस्टल मैन हैं। चेन रुई की आंखें सिकुड़ गईं।
क्रिस्टल ड्रैगन जेकब पिछली बार क्रिस्टल वैली में पगलियों द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था, और जब उसने अजीबोगरीब लाल फूल को सक्रिय किया तो उसे और भी ज्यादा तकलीफ हुई। अब वह गड्ढे पर कब्जा करके और अपनी चोट का इलाज करने के लिए खनिजों का इस्तेमाल करके पुरानी चाल जरूर दोहरा रहा होगा। हालांकि चेन रुई ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वह पहले ही समझ गया था कि जिन ने उन दोनों की सांसों और रूप को छिपाने के लिए गिरगिट जैसी कोई चाल चली थी। ये बिल्कुल उस गुफा के छलावरण जैसा था जहां दीपक आत्माएं अस्थायी रूप से रहती थीं। क्रिस्टल वाले और खनिक अनजाने में उनके पास से गुजर गए। जब पदचिह्न दूर चले गए तो जिन ने अपना हाथ छोड़ दिया और छलावरण की शक्ति वापस ले ली। चेन रुई को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जिन को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। वह उसका हाथ थामे आगे बढ़ती रही। रास्ते में कई ड्रैगन शिलालेखों को पार करने के बाद जिन ने चेन रुई को क्रिस्टल पुरुषों की सुरक्षा सीमा से बाहर निकाला और जमीन में गहराई तक चला गया। तभी चेन रुई ने आसपास के दृश्यों में तेजी से बदलाव महसूस किया। चट्टानी दीवारों के कुछ हिस्सों से गुजरने और जमीन में गोता लगाने के बाद आखिरकार दोनों एक विशाल चट्टानी दीवार के सामने रुक गए। जिनका शरीर धीरे धीरे तैर रहा था और वह चट्टान की दीवार पर एक खास पैटर्न में दबा हुआ था। चट्टान की दीवार 7 रंगों से चमक रही थी जो इस अंधेरे वातावरण में बेहद चमकदार लग रही थी। यह एक दरवाज़ा था। देखने में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन चेन रुई को एक अविनाशी एहसास हुआ। उसे अंदाजा था कि अगर उसके पास दानव अधिपति की चरम अवस्था की शक्ति भी हो तो भी वह दरवाजे को जरा भी नहीं हिला पाएगा। यह विरासत का द्वार है, जिनी ने अपनी उंगली के सिरे से रंगीन रोशनी निकालते हुए कहा। जब उसने बीच में छोटे से क्रॉस के आकार के चाबी के छेद पर थपथपाया तो वह धीरे धीरे मानव आकार का हो गया, जो बिल्कुल किसी महिला के शरीर के अवतल आकार जैसा था। जिनी ने अपनी बाहें सीधी करके उस अवतल आकार में प्रवेश किया। पता चला कि दरवाज़ा खोलने की चाबी खुद वह थी। जिनके चाबी के छेद में घुसने के बाद दरवाजे का मूल मोटा और दृढ़ एहसास अचानक धीरे धीरे पतला और पारदर्शी हो गया, जिससे पीछे की अप्रत्याशित धुंध धुंधली सी दिखाई देने लगी। जल्दी से अंदर जाओ, विरासत का दरवाज़ा खुलने का समय सीमित है। मेरा जीवन तुरंत लुप्त हो जाएगा। आगे की बातें तुम्हारे ऊपर हैं। अगर तुम विरासत पा सकते हो तो तुम मुझे हृदय दीपक से पुनर्जीवित कर सकते हो। चेन रुई को एहसास हुआ कि इस विरासत के द्वार को खोलने की कीमत जिनकी जान थी। सौभाग्य से दीपक आत्माएं अमर थीं। जब तक हृदय दीपक नष्ट नहीं होता उसे पर्याप्त ऊर्जा के साथ बार बार पुनर्जीवित किया जा सकता था। ये कुछ हद तक एक मृत शरीर मरणोपदेशक जैसा था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत गेट के अंदर चला गया। जैसे ही वह गेट के पास से गुजरा, दृश्य एकदम बदल गया। गेट और धुंध गायब हो गए और उसका शरीर शून्य में लटक गया। एक आवाज़ सुनाई दी, आपका स्वागत है। क्या आप कीमिया सभ्यता के उत्तराधिकारी की परीक्षा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? प्राचीन कीमिया सभ्यता? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना है। चूंकि चेन रुई इस दरवाजे से अंदर आया था, उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ। एक प्राचीन सभ्यता? ये खंडहर मुझे पिरामिड जैसे लग रहे हैं। चेन रुई को इस विरासत में क्या मिलेगा? ज्ञान, शक्ति, कीमिया कौशल, दीपक आत्माओं की सेना या पूरे खंडहर पर नियंत्रण? क्या यह विरासत उसे अर्धदेव की सीमा में प्रवेश करने देगी? और मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या दीपक आत्मा को इस सूची में शामिल किया जाएगा। स्मग चेन रुई का सकारात्मक उत्तर पाकर आवाज़ फिर गूंजी, परीक्षा का एक ही उद्देश्य है, जीवित रहना। असफलता का अर्थ है सच्ची मृत्यु। जैसे ही आवाज़ समाप्त हुई, दृश्य फिर बदल गया और एक विशाल ज्वालामुखी गुफा में बदल गया। हर तरफ खून जैसा लाल लावा उबल रहा था। भयानक तापमान में नज़रें धुंधली हो गई थीं और तपती हवा दमघोंटू दमन से भर गई थी। धधकते लाल रंग ने चेन रुई की आंखें थोड़ी असहजता से सिकोड़ लीं। उसे आभास हो गया था कि ये दृश्य कोई साधारण भ्रम नहीं था। ये सचमुच वास्तविक लग रहा था। यहाँ मरते ही उसकी पूरी चेतना नष्ट हो जाएगी, जो वास्तविक मृत्यु के समान थी। आवाज़ ने जो कहा वह लोगों को डराने के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वह अपने शरीर में महाशक्ति के अस्तित्व को तो महसूस कर सकता था, लेकिन किसी भी कौशल या शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। मानो किसी विशेष शक्ति ने उसका दिमाग काट दिया हो। दूसरे शब्दों में, वह केवल अपनी प्रारंभिक अवस्था की दानव सम्राट शक्ति का ही इस्तेमाल कर पा रहा था। ये गुफा सैकड़ों मीटर ऊंची और विशाल थी। चेन रुई को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या क्या खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं। वह बस अपनी ताकत लगाकर तेज गर्मी का सामना कर रहा था, तपती काली चट्टान पर कदम रखते हुए और सावधानी से कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। तापमान बढ़ता ही जा रहा था और दानव सम्राट स्तर की सुरक्षा भी मुश्किल से टिक पा रही थी। उसका शरीर पसीने से भीग रहा था। अगर वह ज्यादा देर तक इस माहौल में रहा तो उसके शरीर को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती थी। चेन रुई की नज़र पास ही पिघले हुए हिस्से पर पड़ी और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वहां कुछ तैर रहा था। एक लाल फूल।
फूल की पंखुड़ियां क्रिस्टल जैसी थीं, लेकिन वे किसी भी तरह से मृत नहीं थीं, बल्कि उनमें सच्ची जीवंतता थी। इस तरह के मैग्मा में खिलते हुए जो सब कुछ पिघला सकता था, उस पर वास्तव में उच्च तापमान का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वह और भी सुंदर होता गया। और अधिक सटीक रूप से कहें तो वह मनमोहक था। लाल फूल का विचित्र आकर्षण किसी के मन को पूरी तरह से उसमें खो सकता है, और यदि वह प्रतिरोध करने के लिए आत्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करता है तो वह स्वयं को इससे बाहर निकालने में असमर्थ हो सकता है। चेन रुई ने इस तरह का फूल पहली बार नहीं देखा था। जब वह क्रिस्टल वैली के नीचे एक रहस्यमयी गुफा में था, तब भी उसने यही फूल देखा था। जब उसने खतरे से बचने के लिए स्टार गेट का इस्तेमाल किया तो अनजाने में ही वह फूल उसके हाथों में आ गया। बाद में खूनी साम्राज्य के माउंटेन सेक्रेड में इस फूल ने अर्ध देवता शैतान को भी मोहित कर लिया। इसे रसातल का फूल कहा जाता था। चेन रुई ने एक बार जोला से पूछा था, परी ड्रैगन जिसके पास ज्ञान का भंडार है, उसने भी रसातल के फूल का नाम कभी नहीं सुना था। अब रसातल का फूल फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। इस प्राचीन कीमिया सभ्यता के उत्तराधिकार परीक्षण दृश्य में जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा होगा। चेन रुई को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि वहां रसातल के एक से ज्यादा फूल थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी नज़रों में आने वाले मनमोहक फूल धीरे धीरे बढ़ते गए। 2-3 चेन रुई को सहज ही महसूस हुआ कि वह कदम दर कदम मुकदमे के एक खास लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, या फिर वह किसी बड़े खतरे के और करीब पहुंच रहा है। सामने की गुफा से दहाड़ने की आवाज़ें आ रही थीं, और ऐसे जीव जो पहले कभी नहीं देखे गए थे उसके सामने प्रकट हो रहे थे। ये जीव लगभग शैतान के आकार के थे। उनके नुकीले पंजे और पतले अंग थे। उनका बड़ा मुंह उसके चेहरे के आधे हिस्से पर फैला हुआ था, और उनके भयंकर नुकीले दांतों की 2 पंक्तियां बेहद भयानक लग रही थीं। चूंकि सुपर सिस्टम कौशल का उपयोग नहीं किया जा सकता था, इसलिए चेन रुई विश्लेषणात्मक आंखों का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी की जाति या शक्ति का पता नहीं लगा सका, लेकिन उसकी दानव सम्राट स्तरीय धारणा क्षमता अभी भी मौजूद थी। इन राक्षसों में बलवान और दुर्बल दोनों थे। सबसे बलवान शायद दानव राजा के स्तर का था, और सबसे दुर्बल भी उच्च दानव की शक्ति वाला था। उनके पूरे शरीर से भयंकर और क्रूर सांसें निकल रही थीं। चेन रुई की दानव सम्राट स्तरीय शक्ति के कारण वे भयभीत होकर पीछे नहीं हटे, बल्कि वे उग्रता से उन पर टूट पड़े। वहां बहुत सारे छोटे छोटे राक्षस थे जो मैग्मा के तापमान से जरा भी नहीं डरते थे। इसके अलावा उनकी कूदने की क्षमता अद्भुत थी। सबसे आगे वाला राक्षस हवा में 10 मीटर से भी ज्यादा उछला। चेन रुई को छूने से पहले ही वह कुचला जा चुका था। चेन रुई ने 2 मुक्कों का एक संयोजन शुरू किया, और उन पर झपटने वाले किसी भी राक्षस को नहीं बख्शा गया। पीछे खड़े राक्षस अपने साथी की मौत से न तो डरे, नहीं घबराए, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। इसी दौरान पास का रसातल का फूल किसी बल के कारण अचानक फट गया, और शक्तिशाली सांसों की एक लाल धुंध ने आसपास के छोटे राक्षसों को ढंक लिया। उन छोटे राक्षसों के शरीर विकृत और फूलने लगे, और 2 मीटर ऊंचे, लाल शरीर और भयानक रूप वाले एक मजबूत राक्षस में बदल गए। इन राक्षसों की भयंकर सांसें और भी तेज हो गई थीं, और उनकी ताकत में भी गुणात्मक उछाल आया था। उनमें से कई तो महादानव राजा के स्तर तक पहुंच गए थे। यहां तक कि उनमें उच्च तापमान वाले आग के गोले दागने की नई क्षमता भी आ गई थी। चेन रुई पर दबाव अचानक बढ़ गया। पहले जो राक्षस एक मुक्के से आसानी से धराशायी हो जाते थे, अब उन्हें 2-3 मुक्कों से ही मारा जा सकता था, और विरोधी का पलटवार भी बहुत जोरदार था। लगातार उसकी ओर बरसते आग के गोलों ने उसे स्तब्ध कर दिया। अगर महादानव राजा स्तर के 1 दर्जन राक्षस होते तो वह बिना किसी सुपर सिस्टम के भी उन्हें हवा के झोंके से मार सकता था, लेकिन उसके सामने लगभग 1000 राक्षस थे। उनमें से सैकड़ों महादानव राजा में बदल गए थे। वे एक के बाद एक निडर होकर उस पर टूट पड़े। जैसा कि कहावत है, कई चींटियां मिलकर एक हाथी को मार देती हैं। समय के साथ घिरे हुए चेन रुई के घाव बढ़ने लगे। इस परीक्षण जगत में न केवल महाशक्ति, बल्कि उसके शरीर के मूल निष्क्रिय गुण और उपकरण भी अपना काम करना बंद कर चुके थे। आसपास के राक्षसों की गति अचानक धीमी हो गई, और उनके सभी पहलुओं में गुण तेजी से घटने लगे। कुछ ने तो एक दूसरे को मार भी डाला। पता चला कि चेन रुई ने शरद ऋतु क्षेत्र की शक्ति को सक्रिय कर दिया था। क्षेत्र के सभी दुश्मन कमजोर, बूढ़े हो जाएंगे, और विभिन्न अवगुण अवस्थाएं जुड़ जाएंगी। पिछली लड़ाई के बाद चेन रुई ने देखा कि इन उत्परिवर्तित राक्षसों का निर्णायक बिंदु उनके सिर में था। उसकी मुट्ठियां बिजली की तरह कौंध रही थीं। जहां भी मुक्का पहुंचा, राक्षसों के सिर फट गए। आसपास के सबसे खतरनाक दुश्मनों को खदेड़ने के बाद चेन रुई ने फिर से हवा में मुक्का मारा और 5 मीटर दूर खड़े राक्षसों पर वार किया। हवा में कुछ अशांत शक्ति तरंगें सी उठ रही थीं। उस पंखे के आकार के दर्जनों छोटे राक्षसों और उत्परिवर्तित राक्षसों के शरीर एक ही समय में फट गए। ये सुपर सिस्टम का हुनर नहीं था, बल्कि चेन रुई ने लहरदार समुद्री प्रशिक्षण से सीखी हुई एक अतिव्यापी शक्ति थी। आमतौर पर यह ज्यादा से ज्यादा उसकी मुट्ठी के सीधे प्रहार में समाहित होती थी, और आज की तरह शायद ही कभी फटकर हवा में उड़ती थी।
सामान्य तौर पर दानव राजा और महादानव राजा की शक्ति में पहले से ही ऊर्जा छोड़ने और शॉक वेव जैसे लंबी दूरी के हमले करने की क्षमता थी। चेन रुई दानव सम्राट के स्तर तक पहुंच गया था। इस तरह का हमला निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी, बस सुपर सिस्टम के साथ आने वाला कौशल ज्यादा शक्तिशाली था, बिजली की खपत कम थी और युद्ध में सटीक मारक क्षमता ज्यादा थी। इसलिए वह वास्तविक युद्ध में इसका इस्तेमाल कम ही करता था। इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रशिक्षण के दौरान शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक कौशल प्रशिक्षण परियोजना के रूप में किया जाता था। इन महादानव राजा स्तर और दानव राजा स्तर के शत्रुओं के लिए अतिव्यापी शक्ति की मारक क्षमता अभी भी काफी सराहनीय थी, लेकिन शक्ति की खपत अपेक्षाकृत अधिक थी। इस मामले में ये और भी स्पष्ट हो गया क्योंकि सूक्ष्म रूप और क्षति अवशोषण की निष्क्रिय विशेषताएं खो गई थीं। चेन रुई ने तुरंत क्षेत्र शक्ति बदल दी और शरद ऋतु क्षेत्र, जो कमजोर और क्षीण कर सकता था, एक अजीब बल क्षेत्र बन गया। बल क्षेत्र अजीबोगरीब शक्तियों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि जो राक्षस उच्च तापमान से नहीं डरते थे, उन्हें भी एक असामान्य जलन और बेचैनी महसूस हो रही थी। उनके अधिकांश हमले इस अजीबोगरीब बल क्षेत्र द्वारा अवशोषित कर लिए जाते थे, फिर यह विलीन होकर चेन रुई की अपनी शक्ति में परिवर्तित हो जाता था। चेन रुई के वर्तमान हमले में पहले से ही आत्मा शक्ति समाहित थी, जो ग्रीष्मकालीन क्षेत्र के लिए अद्वितीय थी। आत्मा शक्ति ही राक्षसों की कमजोरी थी। अतिव्यापी शक्तियों के भयंकर हमले के तहत आगे बढ़ने वाले राक्षसों की संख्या में तेजी से कमी आई और अंततः वे सभी गायब हो गए। विकृत बल क्षेत्र धीरे धीरे हरी हवा में बदल गया। मैग्मा गुफा की दमघोंटू गर्मी भी इस ताजगी भरी ठंडक को निगल नहीं पाए। ये हवा तब तक गायब नहीं हुई जब तक चेन रुई की चोट धीरे धीरे ठीक नहीं हो गई। चेन रुई ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए वसंत क्षेत्र का इस्तेमाल करने के बाद अपनी क्षेत्रीय शक्ति वापस ले ली और जमीन पर बैठकर हाँफने लगा। जब उसने अपने सभी कौशल इस्तेमाल किए, तभी इन भयानक राक्षसों का सफाया हुआ। इसमें बहुत शक्ति खर्च हुई, लेकिन फिर भी लाभ कम नहीं था। प्रशिक्षण के दौरान उसके शरीर से फूटने वाली अतिव्यापी शक्ति उतनी तीव्र नहीं लग रही थी। अब जब उसने इस तरह के समूह युद्ध में इसका इस्तेमाल किया, तो उसे एहसास हुआ कि कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और खपत को भी उसी के अनुसार कम किया जा सकता है। अगर यह सुधार सफल रहा, तो यह एक नई युद्ध तकनीक होगी जो सुपर सिस्टम से कमतर नहीं होगी। क्षेत्र के संदर्भ में कुछ विवरणों को परिष्कृत करने की आवश्यकता के अलावा हमले की खामियां भी स्पष्ट हो गई थीं। चाहे वह शरद ऋतु क्षेत्र हो या ग्रीष्म ऋतु क्षेत्र, वे मुख्य रूप से सहायक थे और उनमें वास्तविक मारक क्षमता का अभाव था। वास्तव में चेन रुई पहले से ही इस मुद्दे पर विचार कर रहा था। उसकी कल्पना में अंतिम शीत ऋतु क्षेत्र ही वह क्षेत्र था जो इस खामी की भरपाई कर सकता था। फिलहाल शीतकालीन क्षेत्र का सामान्य ढांचा लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आत्मा अभी भी गायब थी, क्योंकि इस तरह का क्षेत्र सुपर सिस्टम के अस्तित्व से बाहर था। उसे मुफ्त सवारी नहीं मिल सकती थी और उसे इसे खुद ही समझना होगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद चेन रुई ने फिर से सड़क पर कदम रखा। रसातल के फूलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। दुश्मन और भी बढ़ गए। वे न केवल इस तरह के छोटे राक्षस थे, बल्कि अनजान राक्षसी राक्षस भी थे जिनसे निपटना मुश्किल था। इस राक्षस के सिर पर घुमावदार सींग थे, वह मजबूत और लंबा था और उसकी आंखें ज्वाला जैसी लाल रोशनी से जल रही थीं। उसकी भुजाओं और कंधों पर नुकीली हड्डियों के निशान थे। उसका रूप रंग उस महादानव के लड़ाकू रूप जैसा था, लेकिन वह ज्यादा भयानक और विभत्स था। उसकी काली त्वचा से ज्वाला जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। उसकी शक्ति किसी नरसंहार मशीन की तरह बेहद उन्मत्त थी। राक्षसी राक्षसों में उच्च स्तर की बुद्धि और वंश परंपरा होती थी, जिससे वे छोटे राक्षसों को आक्रमण करने का निर्देश दे सकते थे। चेन रुई रसातल के फूल के भयानक प्रभाव को समझ गया था। सींग वाले ये राक्षस वर्तमान में केवल महादानव राजा के स्तर पर थे। रसातल के फूल की शक्ति को स्वीकार करने के बाद वे दानव सम्राट के स्तर तक पहुंच सकते थे। बेशक रसातल के फूल की प्रभावशीलता अनंत नहीं थी। बफ प्रभाव के बाद यह एक निश्चित अवधि के लिए कमजोर हो जाता था। चेन रुई की रणनीति थी कि जहां तक हो सके रसातल के फूल से दूर रहा जाए और तीनों क्षेत्रों का इस्तेमाल करके ओवरलैपिंग पावर के साथ मिलकर एक ही वार में मार गिराया जाए। सबसे पहले सबसे खतरनाक सींग वाले राक्षसी राक्षसों को हर कीमत पर मार गिराया जाए, फिर वह उन छोटे राक्षसों से निपटेगा। अगर रसातल के फूल से बचना संभव न हो, तो वह देरी की रणनीति अपनाएगा और दुश्मन को मारने से पहले बफ प्रभाव खत्म होने का इंतजार करेगा। इस परीक्षण जगत में केवल शक्ति का उपभोग था और भूख प्यास का कोई एहसास नहीं था। भारी शारीरिक उपभोग के बावजूद चेन रुई अभी भी डटा रह सकता था। लगातार नरसंहारों और प्रशिक्षण के बाद वह अतिव्यापी शक्ति के प्रयोग में और भी निपुण हो गया था। एक और रहस्यमयी अनुभूति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी, लेकिन मुख्य बात अभी स्पष्ट नहीं थी। गर्जन। उसी समय चेन रुई को एक चेतावनी का संकेत मिला। आगे चौड़ी सुरंग में एक दहाड़ भी सुनाई दी।
मजबूत सींग वाले राक्षसी राक्षसों के एक समूह ने हजारों छोटे राक्षसों को उसके सामने प्रकट होने का आदेश दिया। उनमें से सबसे ऊंचे सींग वाले राक्षसी राक्षस की आंखों की लाल रोशनी अपने समकक्षों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें उत्परिवर्तित कुलीन शक्ति हो। चेन रुई का रंग अचानक बदल गया क्योंकि उत्परिवर्तित सींग वाला राक्षस अपने हाथ में रसातल का फूल पकड़े हुए था और उसकी क्रूर निगाहें उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान के साथ उसे कसकर जकड़े हुए थीं। रसातल का फूल फट गया और आसपास के कई राक्षस एक साथ चीखने लगे और उत्परिवर्तित होने लगे। उनके शरीर ज्यादा नहीं फैले, लेकिन उनके शरीर में लाल रोशनी ज्यादा चमकदार हो गई। उसी समय घुमावदार सींग, अस्थिपंजर और अंग एक उन्मत्त ज्वाला से जलने लगे और उनकी सांसें अचानक दोगुनी हो गईं। चेन रुई को लगा कि रसातल के फूल का परिमाण और सींग वाले राक्षसी राक्षसों पर बफ का प्रभाव पिछले छोटे राक्षसों की तुलना में कमजोर था। ऐसा लग रहा था कि उत्परिवर्तित राक्षसी राक्षसों की बफ की एक ऊपरी सीमा थी। फिर भी ये कुछ सींग वाले राक्षसी राक्षस जो दानव सम्राट के स्तर तक पहुंच चुके थे या उसके करीब थे, उसकी वर्तमान स्थिति से बेहतर थे। इतना ही नहीं, अन्य सींग वाले राक्षसी राक्षसों ने भी रसातल के फूल का उपयोग करना शुरू कर दिया। ऊंचे ऊंचे शक्ति वाले राक्षसों ने चेन रुई को ज्वार की तरह भर दिया। चेन रुई बिना किसी हिचकिचाहट के पलटा और भाग गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ताकत के इस अंतर में कोई भी रणनीति काम नहीं आती। सबसे अच्छा यही है कि पहले भाग निकला जाए। उत्परिवर्तित अभिजात वर्ग बलवान और शक्तिशाली था। वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके कंधों पर लगी लपटें और हड्डी के स्पर अचानक किसी तीखे तीर की तरह निकले। चेन रुई एक कदम और धीमा हुआ और उसका बायां कंधा हड्डी के स्पर से भेद गया। उसने मैग्मा जैसी लपटों को अपने घाव के पास के ऊतकों को झुलसाते हुए महसूस किया। उसका खून तेजी से वाष्पित हो गया और इस उच्च तापमान पर उसकी हड्डियां भी लगभग राख हो गईं। घायल चेन रुई की गति अचानक धीमी हो गई और उसने अचानक मुड़कर मुक्का मारा। ऊर्जा की 7 विशाल लहरें उस कुलीन राक्षस पर लगी जो पास आ रहा था। उसकी छाती पर एक गहरा निशान बन गया जिससे राक्षस पीछे हट गया। रास्ते में जलता हुआ रस छलक रहा था, लेकिन वह अडिग रहा, उसे कोई घातक चोट नहीं लगी। इस कार्रवाई ने चेन रुई की गति और भी धीमी कर दी थी। पलक झपकते ही पीछा करने वालों ने उसे घेर लिया। राक्षसी राक्षस बहुत चालाक थे और सीधे हमला नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने उत्परिवर्तित छोटे राक्षसों को बेतहाशा घेराबंदी करने का निर्देश दिया। इस बीच वे किनारे पर छिपकर हमला करने के मौके की तलाश में थे। चेन रुई जानता था कि अब उसे पूरी ताकत लगानी होगी। उसने दर्द सहा, हड्डी का स्पर निकाला, उसे हथियार की तरह हाथ में लिया और राक्षसों के झुंड की ओर दौड़ा। लगभग सुन्न कर देने वाले नरसंहार में उसने अपनी सारी चालें चल दीं। आक्रमण, बचाव और चकमा देना लगभग सहज ही हो गया था। वह जीवन और मृत्यु के कगार पर जितना अधिक था, वह अजीब सा एहसास उतना ही गहरा होता गया। अगर वह बस इस एहसास को समझता रहा तो वह वास्तव में इसमें महारत हासिल कर सकता था। दुर्भाग्य से चेन रुई इस समय का इंतजार नहीं कर सका क्योंकि उसकी चोटें बेहद गंभीर थीं और उसकी ताकत लगभग खत्म होने वाली थी। वह राक्षसों के ज्वार से पूरी तरह से अभिभूत होने वाला था। गुफा के ऊपर की चट्टानी दीवार अचानक हिलने लगी और स्टैलेग्माइट्स लगातार गिरते रहे। अचानक एक धमाके के साथ एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। एक काली आकृति तेजी से छेद से नीचे उतरी, जिससे पूरी सुरंग हिल गई। ये लगभग 10 मीटर ऊंची एक विशाल मानव आकृति थी। उसका पूरा शरीर गहरे सुनहरे रंग की धातु से बना था और उसकी आंखों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। यह असमोडियस शाही परिवार के युद्ध कठपुतली से भी बड़ी थी और चेन रुई की स्मृति में किसी अन्य विश्व के काल्पनिक उपन्यास में वर्णित मोबाइल कवच जैसी लग रही थी। विशालकाय मेचा ने अपना पैर पटका और कई छोटे राक्षस जो समय रहते बच नहीं पाए, अचानक मांस की चटनी में धंस गए। उसने अपनी विशाल हथेली खोली और बीच में एक तोप प्रकट हुई। एक सुनहरी प्रकाश किरण निकली जिसने सभी राक्षसों को नष्ट कर दिया। ऊपर के छेद से लगातार काली आकृतियां नीचे आ रही थीं। वे एक तरह के क्रिस्टल जैसे पारदर्शी राक्षसी जानवर थे जो चेन रुई को बेवजह क्रिस्टल पुरुषों की याद दिला रहे थे। फिर एक और जाना पहचाना पात्र प्रकट हुआ, लैम्प स्पिरिट। एक दीपक आत्मा चेन रुई के पास आए। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, एक सफेद रोशनी उस पर चमक उठी और उसकी चोट जल्दी ठीक होने लगी। इस दीपक आत्मा ने चेन रुई से कुछ कहा। दुर्भाग्य से चेन रुई अब सुपर सिस्टम का कौशल खो चुका था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि दीपक आत्मा क्या कह रही है। ये निश्चित था कि ये दीपक आत्माएं, क्रिस्टल राक्षसी जानवर और विशाल मेचा उसके दुश्मन नहीं थे। मेचा, क्या ये कोई पुरानी कहानी थी? ये रसातल की शक्ति क्या थी?